सो यस, टॉकिंग अबाउट दिस लेक्चर, इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में जो है वो सीखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, सबसे पहले जो है वो दिमाग में क्लियर रखना, एंड देन हम जो है वो लेक्चर तो जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे ही। तो सबसे पहले आ जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। जब रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड जब वो बन रहा है, उसके बीच में जब एक से ज़्यादा प्रोसेस होते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब क्या है, मतलब ये है कि रॉ मटेरियल जो है वो एक गो में नहीं बन रहा है, वहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के बीच में जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व है, इसीलिए जो है इसे क्या बोला जा रहा है, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो बोला जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के अंदर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या रहने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी यूज़ होते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, वो हम जो है सारे के सारे जो है वो सीखेंगे। और इसके अंदर हमारे पास में जो है वो हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स क्या होते हैं, उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे करी जाती है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की जो है कैलकुलेशन जो है क्या करा जाता है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करा जाता है, ये सब कुछ जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर जो है सीखने वाले हैं। सो इन टोटलिटी बोलूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो भी हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर लगते हैं वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। सो आर यू गाइज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग द प्रोसेस कॉस्टिंग? सो यस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अब हम सीखने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर। अब प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर का नाम क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब क्या है कि हमारे को कॉस्टिंग करनी है, लेकिन कैसे करनी है, हमारे को प्रोसेस वाइज कॉस्टिंग करनी है। अब मैं बात करूँ ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऐसी हैं जो कि जो है वो काम कैसे करती हैं, प्रोसेस के अंदर करती हैं, जहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं एक गो में नहीं बनते, एक गो में नहीं बनते। कैसे बनते हैं वो, प्रोसेस वाइज जो है वो बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो हमने जो है वो क्या करा, एग्जाम्पल से समझो। देखो, हमने जो है वो रॉ मटेरियल को हमने जो है वो किसके अंदर डाला, ऑपरेशंस के अंदर डाला रॉ मटेरियल को, उसकी क्या हुई, प्रोसेसिंग वगैरह हुई। उसके बाद में वो क्या बन गया, वो रॉ मटेरियल क्या बन जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। वो रॉ मटेरियल जो है वो क्या बन जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। अब एक जो है वो ऐसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर एक ही गो में जो है वो क्या बन जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है। एक ही गो के अंदर क्या बन जाता है, हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है। हम इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जहां पर जो है वो हमने रॉ मटेरियल जो है वो डाला, रॉ मटेरियल जो है वो डाला ऑपरेशंस वगैरह के अंदर, और फिर जो है वो उसकी प्रोसेसिंग वगैरह हुई। लेकिन 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 यहाँ पर जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं आया। यहाँ पर जो आउटपुट आया, लेकिन वो जो है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो नहीं था। कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो आउटपुट आया उसको दोबारा से जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजा, फिर जाके कोई और आउटपुट आया, फिर जाकर आउटपुट आया, एंड फिर जो आउटपुट आया उसको दोबारा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए भेजा, उसको दोबारा प्रोसेसिंग के लिए भेजा, एंड अब जाकर मेरे पास में क्या बना, अब जाकर फाइनली जाकर मेरा क्या बना, फिनिश्ड प्रोडक्ट बना। फाइनली जाकर जो है वो मेरा क्या बना, फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो बना। आप बात समझ रहे हो, बात को कहने का क्या मतलब है। सो जब व्हेन बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, जब रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट के बीच में देयर आर कैरीड मोर देन वन प्रोसेस, then it is called process costing। तो मतलब जब रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पर बना था ना हमारा फाइनली फिनिश प्रोडक्ट, और कितने से ज़्यादा से प्रोसेसेस थे, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस थे, तो कौन सा चैप्टर जो है वो पिक्चर के अंदर आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग के जो चैप्टर जो है वो पिक्चर में आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग को जो है वो ऑप्ट करती है, और वो जो है वो यहाँ पर देखना चाहती है कि वो कैसे जो है वो प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकती है, कैसे वो जो है वो क्या कर सकती है, किस प्रोसेस के अंदर कितनी कॉस्ट लग रही है, एंड उस कॉस्ट को मिनिमाइज करने की जो है वो कोशिश करती है। तो आई होप द पिक्चर इज क्लियर इन अवर माइंड कि जो है वो क्या करनी है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को फॉलो करती है, ताकि जो प्रोसेस के अंदर लगने वाली कॉस्ट है वो उसको मिनिमाइज कर पाए एज मच एज पॉसिबल। तो हमारे को सबसे पहले जो है वो क्या पता होनी चाहिए, प्रोसेस की कॉस्ट पता होनी चाहिए अगर रिड्यूस करना है। तो
इसीलिए जो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जो है वो बात करते हैं सिंपल प्रोसेस अकाउंट की, जिसके अंदर हम सिंपल एक प्रोसेस अकाउंट की बात करेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको सिंपल प्रोसेस अकाउंट बना देता हूँ, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब हम कौन से कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, सिंपल प्रोसेस अकाउंट पर। सिंपल प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस वन अकाउंट, पर्टिकुलर्स। डोंट वरी, मैं जो अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज कैसे आ रही है, अभी तो बस आपको नोट डाउन करना है इसको। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स एंड टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पर क्या आ जाता है, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब हम जो क्या करते हैं इसको समझते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मेन पर्पस है हर प्रोसेस की कॉस्ट निकालना, तो हम हर प्रोसेस के लिए क्या बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट जो है वो बनाएंगे। जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर सीखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्या बनाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता है, जहां पर वो सारे के सारे खर्चे जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं उसको क्या कर देता है, उसको वो खर्चों को जो है वो लिख लेता है, मतलब डेबिट कर देता है। सो सिमिलरली ऑन द सिमिलर लाइंस प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम जो है वो क्या बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, जहां पर उस प्रोसेस से संबंधित सारे के सारे खर्चे जो है वो हम लिख लेते हैं। तो समझते हैं क्या होता है प्रोसेस अकाउंट के अंदर। यहाँ पर आपको एक बात जो है वो दिमाग में रखनी है, यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होंगे 3 कॉलम, राइट हैंड साइड पर होंगे 3 कॉलम। जैसे कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो है वो डेबिट क्रेडिट साइड होती है, वैसे ही प्रोसेस अकाउंट के अंदर भी डेबिट क्रेडिट साइड होती है। कहने का क्या मतलब है कि ये जो है वो हमारी क्या है, डेबिट साइड, एंड ये क्या है हमारे पास में, क्रेडिट साइड आ जाती है। तो क्या है कॉलम्स, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। तो यहाँ पर स्पेशली कौन सा कॉलम आया है, यूनिट्स का कॉलम जो है वो स्पेशली जो है वो यहाँ पर आया है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, कि यूनिट्स जो है वो यूनिट्स का कॉलम भी जो है सेपरेटली बनाना पड़ता है प्रोसेस अकाउंट के अंदर। एंड जितने भी खर्चे होंगे हमारे, उनको क्या करना है, हमारे को एक एक करके जो है वो डेबिट करना है, एक एक करके हम जो है वो सारे के सारे खर्चों को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, मटेरियल का यूनिट और अमाउंट लिखेंगे। अगर मैं लेबर की बात करूं तो लेबर में तो सिर्फ जो है वो अमाउंट ही रहने वाला है ऑब्वियसली। ओवरहेड्स की बात करूं, ओनली ओवरहेड्स के अंदर अमाउंट ही रहने वाला है। एंड अदर एक्सपेंसेस की बात करूं तो ओनली अमाउंट ही रहने वाला है, यूनिट्स तो रहेंगी नहीं इस केस के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल जो है वो यूनिट्स में खरीदा जाता है, लेबर कोई यूनिट्स तो थोड़ी होती है, लेबर तो मतलब मशीन होती है, मतलब लेबर का मतलब क्या है, मैन पावर, सॉरी मेन लेबर का मतलब क्या होता है, मैन पावर वगैरह, वो यूनिट्स तो थोड़ी हैं। तो वहाँ पर सिर्फ अमाउंट का कितना खर्चा हुआ, ओवरहेड्स के अंदर भी सिर्फ अमाउंट आएगा, एंड अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी सिर्फ अमाउंट ही आएगा। आपको एक दिमाग में जो है ना क्लैरिटी रखनी है कि जब भी प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते, बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं होते, 2 3 4 5 इतने ही खर्चे जो हैं वो होते हैं, बस इतने ही खर्चे होते हैं। और वहाँ पर भी अगर मैं खर्चों की बात करूँ, मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड्स होगा, अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो उनको क्या कर देना है, आपको जो है वो डेबिट कर देना है। ये डेबिट साइड है ना, तो डेबिट कर देना है उनको। कौन कौन से खर्चे होंगे, मटेरियल होगा, लेबर होगा, ओवरहेड होगा, अदर एक्सपेंसेस होंगे, तो वो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। एंड ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो है वो टोटल कर देंगे। एंड जितना भी टोटल आएगा, जितना भी हमारी कॉस्ट लगी है, जो प्रोसेस के अंदर लगी, ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, दूसरे प्रोसेस के अंदर जो है वो, अगले प्रोसेस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्या करेंगे, ये सारा चीज़ जो है वो हम क्या कर देंगे, अगले प्रोसेस के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्या कह रहा है, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट, क्रेडिट मीन्स व्हाट गोज आउट। तो हमने जो है वो क्या करेंगे, हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोसेस सेकंड अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन अकाउंट। तो हमारा प्रोसेस वन से चला गया एंड प्रोसेस टू के अंदर आ गया। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। सो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भी जो है वो सेम टू सेम अमाउंट जो यहाँ पर होगा और यहाँ पर यूनिट्स होंगी वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। और कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर भी जो है वो सेम यूनिट्स जो भी होंगी वो आ जाएंगी, एंड अमाउंट भी जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हो गया हमारा
अब क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसेस टू अकाउंट में क्या होगा। प्रोसेस टू अकाउंट के अंदर जो है वो क्या होगा, ये जो चीज़ है अब वो यहाँ पर क्या वो आ जाएगी, प्रोसेस वन अकाउंट से आ जाएगी, तो क्या लिख देंगे, टू प्रोसेस वन अकाउंट, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या है, प्रोसेस टू अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस वन अकाउंट। तो प्रोसेस टू अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, डेबिट आ जाएगा टू प्रोसेस वन अकाउंट, एंड वहाँ पर हम यूनिट्स और अमाउंट जो है वो लिख देंगे, सारे के सारे खर्चों को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे प्रोसेस टू अकाउंट के अंदर भी। फिर मैं जो है एग्जांपल के लेके चल रहा हूँ कि जो है वो तीन प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब वो जो है सेकंड प्रोसेस से कहाँ पे जाएगा, थर्ड प्रोसेस के अंदर। सेकंड प्रोसेस से वो कहाँ जा रहा है, थर्ड प्रोसेस के अंदर। तो क्या कर देंगे, प्रोसेस सेकंड अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे, बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, और फिनिश स्टॉक अकाउंट जो प्रोसेस थर्ड अकाउंट जो है वो लिख देंगे, बाय प्रोसेस थर्ड अकाउंट, ठीक है। और जो है वो यूनिट्स और अमाउंट जो है वो लिख देंगे। और फाइनली जब हम जो है वो थर्ड प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे, टू प्रोसेस सेकंड अकाउंट, ठीक है। यूनिट्स और अमाउंट लिखा, सारे खर्चे जो है वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंड फाइनली वो जो प्रोसेस होगा, मैंने क्या एज्यूम करा था कि तीन ही प्रोसेस हैं, तो वहाँ पर जो भी सब कुछ होगा उसको जो है वो कहाँ पर भेज दिया जाएगा, फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, वहाँ पर जो है वो कोई प्रोसेस के अंदर नहीं जाएगा, और जो है वो कहाँ पर चली जाएगी बात, बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट के अंदर जो है वो चला जाएगा। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। क्वेश्चन ये आ जाता है कि फिनिश स्टॉक अकाउंट में डालने का मतलब क्या है। फिनिश स्टॉक अकाउंट में डालने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा सारा का सारा काम जो है वो खत्म हो गया है, इसीलिए हमने जो है वो क्या कर दिया है, यहाँ पर सारे प्रोसेस खत्म हो गए और हमारा फिनिश स्टॉक जो है वो बन गया है। तो फिर हमने इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, लास्ट वाले प्रोसेस के अंदर। हम जो है वो क्रेडिट जो है वो कहाँ पर करते हैं उसको, हम जो है वो मतलब कहने का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड पर क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर जो है वो हम क्या लिखते हैं, बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। ये बात जो है हमेशा याद रखना, ठीक है। इसे जो है वो क्या बोला जाता है, इसे जो है वो सिंपल प्रोसेस अकाउंट जो है वो बोला जाता है। एंड ये आप अज्यूम कर सकते हो, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर तो बिल्कुल ना के बराबर है कि ये बहुत ही कम आए। क्वेश्चन में जो प्रोसेस अकाउंट आता है ना, उसके अंदर गेन एंड लॉसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसके अंदर गेन एंड लॉसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो अब हम जो है वो पढ़ेंगे कि प्रोसेस अकाउंट पढ़ते हैं जिसमें गेन एंड लॉसेस हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो है वो प्रोसेस अकाउंट विद गेन एंड लॉसेस जो है वो बना लेते हैं, देन हम उसे साइमल्टेनियसली जो है वो समझेंगे। सो प्रोसेस अकाउंट विद गेन्स एंड लॉसेस, विद गेन्स एंड लॉसेस। आपको क्या करना है, अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर ही रखना है, एंड अच्छे से जो है समझते हुए चलना है। बहुत ईजी है, बहुत, इट इज़ वेरी वेरी ईजी, ठीक है। प्रोसेस वन अकाउंट, देन टॉकिंग अबाउट यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। डेबिट साइड पर क्या क्या आएगा, टू मटीरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, टू मटीरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, टू एबनॉर्मल गेन, टू एबनॉर्मल गेन, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अब हम जो है वो सीखेंगे प्रोसेस अकाउंट को, जहां पर गेन्स भी हो जाएं, कुछ गेन्स भी हो गए हैं एंड कुछ लॉसेस भी हो गए हैं, कुछ गेन्स भी हो गए हैं एंड कुछ लॉसेस भी हो गए हैं। तो प्रोसेस अकाउंट को क्या रहता है वो हम जो है वो सीखेंगे, वो हम जो है वो क्या करेंगे, सीखेंगे। के अंदर फॉर्मेट जो है वो वही सेम रहता है जैसे सिंपल प्रोसेस के अंदर हमने सीखा था, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट। तो देखा जाए तो हमारे पास में सबसे पहले जो है वो क्या रहने वाला है, मटेरियल वैसे ही रहने वाला है, लेबर जो है वो लिख दो, ओवरहेड्स का खर्चा जो है वो लिख दो, एंड अदर एक्सपेंसेस का खर्चा लिख दो। सिर्फ जो है मटेरियल के अंदर यूनिट्स आएंगी, लेबर के अंदर नहीं लिखनी है यूनिट्स, ओवरहेड्स के अंदर यूनिट्स नहीं आएंगी, अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी यूनिट नहीं आएंगी, एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट के अंदर भी यूनिट्स और अमाउंट सेम जैसा अभी हमने पढ़ा था वैसे ही है। हमारे लिए जो है वो चेंजेस कहाँ कहाँ पर आए हैं
वो समझो बात को कि हमारे लिए चेंजेस जो है वो कहाँ कहाँ पर आए हैं। तो चेंजेस जो है वो हमारे पास में एक आए हैं, एबनॉर्मल गेन जो है वो एक नई चीज़ आ गई है जो कि सिंपल प्रोसेस में नहीं थी, एंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस जो है वो आ गया है जो कि हमारे पास में सिंपल प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो है वो नहीं था। तो बहुत ही आराम से हम जो है वो लॉसेज एंड गेन्स का मतलब जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले जो है वो आप एज्यूम करो कि हमने इनपुट करे हैं 100 यूनिट्स। तो हमने जो है वो इनपुट जो है वो कितने करे हैं, इनपुट जो है वो हमने करा है 100 यूनिट्स का। इनपुट जो है वो हमने कितने करे हैं यूनिट्स का, 100 यूनिट्स का जो है वो इनपुट करा है। एंड मैनेजमेंट को पास्ट एक्सपीरियंस से ही पता है कि हमारा लॉस जो है वो कितना होने वाला है। लॉस जो है वो हमारा होने वाला है 5% का लॉस होने वाला है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कौन सा लॉस है, कहने का मतलब क्या है कि ये कौन सा लॉस है। तो ये ऐसा लॉस है जो कि मैनेजमेंट को पहले से पता है। तो ये वो लॉस है जो कि मैनेजमेंट को पहले से पता है। मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, जैसे जिस लॉस के आगे जो है ना परसेंटेज लग जाए, जिस लॉस के आगे जो है वो परसेंटेज लग जाए, इसका मतलब ये होता है कि वो लॉस जो है वो पहले से ही पता है, क्योंकि तभी हम परसेंटेज टर्म्स में उसे मतलब बता रहे हैं। एंड सिंस ये हमारे को पहले से ही पता है, तो इसे जो है वो इस लॉस को क्या भी कहा जाता है, नॉर्मल लॉस भी बोला जो है वो जाता है। सिंस ये हमें पहले से ही पता है तो इसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल लॉस भी बोला जाता है। सो अगर हमारा इनपुट था 100 यूनिट का, अगर हमारा लॉस जो है वो 5% का हो जाता है, तो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कितना, एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कितना होगा 95 का। 100 यूनिट्स में से 5% लेस कर देंगे तो 95 यूनिट्स का हो जाएगा। बट लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जो है वो हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है, हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो हुआ, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो 93 यूनिट्स का ही हुआ एक्चुअल आउटपुट। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो है वो कितने यूनिट्स का जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, कितने यूनिट्स का जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो 2 यूनिट्स का जो है वो आपका एक्स्ट्रा लॉस हो गया। ये क्या है हमारे पास में, एक्स्ट्रा लॉस है 2 यूनिट्स का, एक्स्ट्रा लॉस हो गया 95 माइनस 93, 2 यूनिट्स का हमारा जो है वो एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो ये 2 यूनिट्स का वो एक्स्ट्रा लॉस है जो कि हमने सोचा नहीं था, जो कि हमने सोचा नहीं था, ये वो एक्स्ट्रा यूनिट्स का लॉस है। सिंस जो सोचा नहीं था एंड वो अगर हो जाता है तो वो क्या बन जाता है हमारे पास में, एबनॉर्मल लॉस बन जाता है। जो सोचा नहीं था एंड अगर वो हो जाता है वो क्या बन जाता है, एबनॉर्मल लॉस। ये क्या था, सोचा, मतलब सोचा था एंड पहले से पता था, पहले से पता था। एंड जो सोचा नहीं था, जो सोचा नहीं था एंड हो गया, वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस जो है वो उसे बोला जाता है। अब मान के चलो जो है वो, ये तो हमारा केस 1 था। अगर मान लो केस नंबर 2 के अंदर ये अज्यूम करके चलो ये सब कुछ सेम था, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो कितना था 95, और हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है वो ना 93 की वजह हमारा 97 हो जाता है, 93 की जगह 97 हो जाता है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है कितना था 95 का ही था। तो हमारा 2 यूनिट का जो है वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा गेन हो जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा गेन हो गया है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो हमने जो है वो गेन सोचा नहीं था एंड वो हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक्स्ट्रा गेन बन गया है ना। तो ये क्या है, इसको जो है क्या बोल सकते हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स के अंदर, एबनॉर्मल गेन जो है वो बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, एबनॉर्मल गेन जो है वो हम इसको बोलते हैं। आ जाता है कि इसको जो है वो कहाँ पर लिखते हैं, वो जो है वो हम देख लेते हैं कि इसको जो है वो हम कहाँ पर लिखते हैं प्रोसेस अकाउंट के अंदर। तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर कहाँ लिखते हैं इसे हम, वो जो है वो देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं। तो बात इतनी सी है कि जब देखो नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की जो भी यूनिट्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, एबनॉर्मल लॉस की यहाँ पर, एंड नॉर्मल गेन की यूनिट्स जो है वो क्या आ जाएंगी, एबनॉर्मल गेन का जो है वो यूनिट्स हैं ये यहाँ पर आ जाएंगी। सिंपल सा एक लॉजिक है, देखो जब आया तो डेबिट एंड जब गया तो क्रेडिट, ठीक है। जब प्रोसेस के अंदर मटेरियल आया तो डेबिट एंड जब वो गया तो क्रेडिट। तो चाहे लॉस नॉर्मल नेचर का हो या एबनॉर्मल नेचर का हो, जब वो जा रहा है मतलब क्या है, वो बाहर निकल रहा है एक तरह से प्रोसेस अकाउंट से, तो इसीलिए हमने जो है उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। एंड एबनॉर्मल गेन का क्या मतलब हो गया, ये जो हमने जो गेन हमने जो सोचा नहीं था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डेबिट हो जाएगा प्रोसेस अकाउंट के अंदर।
ठीक है, जब हमारा मटेरियल आया तो डेबिट हुआ, और जब वो बाहर निकल गया नॉर्मल लॉस की फॉर्म में या एबनॉर्मल लॉस की फॉर्म में, लॉस का नेचर चाहे जो मर्जी हो, नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस हो, दोनों ही केस में वो जो है वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्या करा जाएगा, क्रेडिट। एंड अगर एबनॉर्मल गेन होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, उसकी यूनिट्स को जो है वो यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो है वो डेबिट कर देंगे। अब सवाल आता है कि कितनी वैल्यू जो है वो आएगी एबनॉर्मल गेन की, नॉर्मल लॉस की एंड एबनॉर्मल लॉस की, कितना अमाउंट आएगा, कितनी वैल्यू या फिर कितना अमाउंट आएगा, वो क्वेश्चन आ जाता है, वो समझते हैं अब। सो अब हम जो है वो सीखते हैं कि कैसे हम एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट को जो है वो हम निकालेंगे। वो अब हम सीखते हैं कि हम जो है वो कैसे जो है वो प्रोसेस के अंदर जो भी गेन या लॉस हो रहे हैं उसकी वैल्यू करेंगे। प्रोसेस गेन्स एंड लॉसेज, प्रोसेस गेन्स एंड लॉसेज वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा, उस बात को जो है वो अब हम समझते हैं। तो अगर मैं इस प्रोसेस गेन एंड लॉसेस के वैल्यूएशन की बात करूं, सबसे पहले आप एक बात समझो, इसके अंदर हमने जो है तीन चीज़ें पढ़ी, एक तो लॉस पढ़ा, एक तो गेन पढ़ा और एक आउटपुट पढ़ा। अगर मैं बात करता हूं लॉस की, तो लॉस जो है वो दो टाइप का हो जाता है। एक तो आ जाता है हमारे पास में लॉस जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस है, एंड एक आ जाता है हमारे पास में अब नॉर्मल लॉस है। एक हमारे पास में नॉर्मल लॉस है एंड एक आ जाता है हमारे पास में अब नॉर्मल लॉस है ना। देन टॉकिंग अबाउट गेन, गेन तो जो है वो एक ही टाइप का होता है, वो कौन सा जो है वो टाइप का होता है, अब नॉर्मल होता है गेन, जो हमने सोचा नहीं था और वो गेन हो जाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट आउटपुट, आउटपुट जो है वो आ जाते हैं दो टाइप के अंदर, जो है वो उसका बाइफोर्केशन जो है वो हो जाता है, या तो हमने नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया या तो हमने सोल्ड कर दिया इमीडिएटली। तो ट्रांसफर्ड कर दिया गया है अगर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, ट्रांसफर कर दिया है हमने नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, या तो हमने सोल्ड कर दिया है इमीडिएटली। ये दो बाइफोकेशन आ जाते हैं। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। तो अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा, वैल्यू करेंगे हम इसे स्क्रैप पर। क्वेश्चन जो है वो हमारे को बहुत ही क्लियरली जो है वो बताएगा कि हम जो है वो नॉर्मल लॉस को कितनी स्क्रैप वैल्यू पर जो है वो बेच रहे हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे को बहुत क्लियरली बताएगा, क्लियरली जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने रुपए पे हम जो है वो स्क्रैप को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। वो क्लियरली क्वेश्चन हमें ही बताएगा। तो अगर मैं बात करूं, जो भी नॉर्मल लॉस के आगे जो भी यूनिट्स होंगी, जितनी भी यूनिट होगी उसकी जो है वो आपको यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, अमाउंट वाले कॉलम में उसी की स्क्रैप वैल्यू जो है वो लिख दोगे। एंड ये स्क्रैप वैल्यू मैं बताऊं आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखी होगी। ये स्क्रैप वैल्यू कहाँ पर दे रखी होगी, क्वेश्चन में ही दे रखी होगी। सो बी केयरफुल। अब क्वेश्चन जो है वो दिमाग में ये अराइज हो जाता है कि अगर मान लो स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी है, इसका मतलब है आपको वहाँ पर जो है वो ब्लैंक जो है वो लगा देना है, मतलब कोई जो है उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो में बिका एक तरह से, और हमें जो है वो आगे बढ़ के जो है वो आगे की सॉल्विंग करनी है। अब मैं बात करूं कि जो है वो एबनॉर्मल लॉस की या फिर एबनॉर्मल गेन की या फिर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस की, इसको कहाँ किस पर वैल्यू करा जाता है, इसको वैल्यूड करा जाता है कॉस्ट प्राइस पर। एंड वो कॉस्ट प्राइस जो है वो हम कैसे निकालेंगे, वो जो है वो लिख लेते हैं कि हम उसे कैसे निकालेंगे। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो मैंने क्या कहा कि इसको वैल्यू करा जाता है कॉस्ट प्राइस पे, एंड इसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूले के थ्रू जो है वो हम निकालेंगे। तो मैं फार्मूला जो है वो आपको जो है वो लिखवा देता हूँ, फिर मैं फार्मूला जो है वो आपको समझा दूंगा। वही फार्मूला नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, उसी पेज पे गोच पोच नहीं करते हैं, फॉर्मूले को जो है वो अलग से पेज पर लिखते हैं। आई होप ये सब कुछ जो है वो आपको अच्छे से विजिबल है, एंड आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो फॉर्मूला जो है वो इसका क्या है, टोटल कॉस्ट जो भी डेबिटेड हो रही है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, डेबिटेड इन प्रोसेस अकाउंट माइनस में नॉर्मल लॉस स्क्रैप अपॉन में हमारी जो भी टोटल यूनिट्स जो भी हमने इनपुट करी हैं इन प्रोसेस अकाउंट, माइनस में माइनस में नॉर्मल लॉस की जो भी यूनिट है, नॉर्मल गलती से निकल गया स्लिप ऑफ टंग से, नॉर्मल लॉस की जो भी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। सबसे पहले बात समझो, हमने प्रोसेस अकाउंट के अंदर कुछ कॉस्ट डेबिटेड करी करी थी नहीं करी थी, द आंसर इज यस। इसमें से आप क्या करो, जो नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है ना उसको माइनस कर दो, क्योंकि हमने क्या करा, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है, ये छोटा सा गेन है, छोटा सा गेन है, और ये हमारी क्या कर देगा, ये हमारी नेट कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस कर देगा।
तो इस छोटे से गेन को जो है वो हम अपनी टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो हमारी नेट कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो हमारा न्यूमरेटर जो है वो क्लियर है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर, एंड जो है वो मेरा जो है वो न्यूमरेटर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। इसको हमारे को क्या करना है, डिवाइड कर देना है नेट यूनिट्स के साथ में। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास में जो है वो पर यूनिट जो है वो निकल कर आ जाएगा। और ये कैसे निकालेंगे, नेट यूनिट्स जो है वो कैसे करके निकालेंगे, तो जो टोटल यूनिट जो भी हमने जो है वो प्रोसेस अकाउंट के अंदर इनपुट करी है, इसमें से अगर मैं नॉर्मल लॉस की यूनिट्स को माइनस कर देता हूँ तो मेरी नेट यूनिट्स जो है वो निकल कर आ जाएंगी। बेसिकली जो है वो हमारा क्या था, हमने इतनी यूनिट्स जो है वो हमने प्रोसेस अकाउंट में डेबिटेड करी थी, है ना। अब जो है वो आई थी, एंड जो है वो इसमें से इतनी नॉर्मल लॉस की यूनिट्स बची, तो बाकी जो बैलेंस है वो क्या है, वो एबनॉर्मल लॉस है जो भी हमने जो है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया वो है, एंड एबनॉर्मल गेन। तो तीनों का अमाउंट जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखा है, मतलब एड ऑन है उसके अंदर। तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। तो डैट इज वाई हमने जो है वो कैलकुलेशन के अंदर हमने क्या करा, टोटल यूनिट जो भी हमने इनपुट करी है प्रोसेस अकाउंट के अंदर, उसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स जो है वो हमने माइनस कर दी हैं। ऐसा करने के बाद हमारे पास में जो है वो जो चीज़ आएगी उसे क्या बोला जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। एंड ये जो कॉस्ट पर यूनिट है इसे हमने क्या कर देना है, एबनॉर्मल गेन की यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पर अमाउंट निकल कर आ जाएगा। एंड इसी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो है वो एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट आ जाएगा। एंड इसी जो है वो इसी जो हमारी क्या नाम है, ये कॉस्ट पर यूनिट को अगर मैं जो है वो यहाँ पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट से जो है मल्टीप्लाई करने पर। तो इन तीनों चीज़ों को मैं जो है वो क्या करूँगा, कॉस्ट पर यूनिट से जो है वो मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ये वाला अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। ये तीनों अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएंगे। सो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। आप एक एडजस्टमेंट जो है वो और समझ के चलो। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि 97 था, 97 हमारा एक्चुअल आउटपुट था। कभी कभार क्वेश्चन जो है वो क्या करता है, इसमें से ऐसे लिख देता है कि हमने जो है वो क्या करा है, हमने जो है वो सोल्ड इसमें से इमीडिएटली बेसिस पर जो है वो हमने 20 जो है वो सोल्ड कर दी हैं। ठीक है, 20 यूनिट्स हमने इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड कर दी हैं। तो उस केस में हमारा नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर या फिर नेक्स्ट प्रोसेस या फिर फिनिश्ड के अंदर कितना अमाउंट जो है वो जाएगा, उस केस के अंदर हमारा जो है वो कितना अमाउंट जो है वो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर कितनी यूनिट जाएंगी। अभी तो अगर मान लो नहीं होता तो अभी हम कितनी यूनिट्स लिखते हैं यहाँ पर 97। लेकिन अगर ऐसा होगा कि हमने जो है कुछ यूनिट्स जो है वो इमीडिएटली बेसिस पर सोल्ड कर दिया, मान के चलो 20, तो वहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बाय बैंक 20 यूनिट्स, एंड प्रोसेस जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसके अंदर कितनी ट्रांसफर जो है वो करी जाएंगी, 97 में से 20 माइनस कर दो, 77 जो है वो हम क्या करेंगे, एक तरह से जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन आ जाता है जो 77 यूनिट्स थी उसका जो भी मैंने यहाँ पर बताया, तो उसके अंदर तो क्लैरिटी है पूरी कि उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उसको जो है वो हमें क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट जो है वो निकाल लेना है। अब बात आ जाती है बैंक के अंदर जो हमने जो है बोला कि 20 यूनिट्स का, उसका क्या करना है। तो मैं बात करूं कि इस 30 यूनिट जो भी सोल्ड हो रही है, जो 20 यूनिट जो भी सोल्ड हो रही हैं, उसका जो है वो वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा। तो उन 20 यूनिट्स का वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाएगा, तो अगर जो है वो कोई यूनिट जो है वो ऐसी हैं जो कि सोल्ड हो रही हैं, इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड हो रही हैं, तो एक बात आप समझ के चलो, हम जो है वो उसको किस प्राइस पर जो है वो वैल्यू करेंगे, हम जो है वो उसे जो है वो वैल्यू करेंगे सेल प्राइस पर, जो है वो हम उसे वैल्यू करेंगे जो भी क्रेडिट साइड पर होगी, तो वैल्यू करेंगे हम एट सेल प्राइस, वैल्यू एट सेल्स प्राइस ऑन क्रेडिट साइड। तो हम जो है उसे सेल प्राइस पर जो है वो वैल्यू करेंगे। क्वेश्चन जो है वो हमें डेफिनेटली जो है वो सेल प्राइस बताने वाला है। हमारे को क्या करना है, बाय बैंक एंड यूनिट्स को जो है वो सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब मान के चलो हमारी जो है वो यूनिट्स कितनी आई थी, हमने जो है वो एज्यूम करा था कि हमारी 20 यूनिट्स हमने जो है वो इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड कर दी। एंड मान के चलो हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी थी, मान के चलो वो 40 रुपये थी, वो 40 रुपये थी, एंड हमारी यूनिट्स कितनी थी 20, तो 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 800 रुपये जो है वो हम अमाउंट के अंदर लिख देंगे। तो कितनी सोल्ड हो गई इमीडिएट बेसिस पर, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 800 रुपये जो है वो आ गई। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि सेल प्राइस के अंदर अमाउंट जो है वो कैसे लिखना है। ठीक है, हमने यहाँ पर अज्यूम करा कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी कितनी थी, 40 रुपीज़ थी, एंड हमारी यूनिट्स जो है वो कितनी थी, कितनी बेची थी हमने इमीडिएट बेसिस पर 20, तो 40 इंटू 20 कितना हो गया 800, और 800 जो है वो हम एक तरह से उसकी सेल प्राइस जो है वो लिख देंगे। सो आप एक बात और समझो, मैंने जो है वो जो एग्जाम्पल दिया उसके अंदर मैंने जो है वो क्या बोला,
बात आप समझना, मैंने जो है वो आपको ये बताया कि हमारी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो अज्यूम करके चल रहे हैं, हमारी कितनी आ रही थी, कॉस्ट पर यूनिट हमारी आ रही थी 40। हाँ, और हमारी जो है वो सेल प्राइस जो है वो कितनी आ रही है, सेल प्राइस जो थी हमारा हमारा सेल प्राइस मान के चलो 50 है। ठीक है, हमारी सेल प्राइस जो है वो कितनी है, उसकी 50 है। तो हमने जो है वो क्या करना है, एक बात समझ के चलो, हमारा यहाँ पर गेन हो रहा है, हमारा यह प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, सेल पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, आप ये बात समझो, हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसे जो है वो इस जो भी गेन हो रहा है इसको जो है वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट जो भी सेल पर होगा, एंड यहाँ पर अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे, एंड कितनी यूनिट्स पर आएगा, जितनी अमाउंट हमने जो है वो जितनी यूनिट्स हमने इमीडिएट बेसिस पर सोल्ड करी थी वो वाली उतनी यूनिट्स ले लो। जैसे हमारे एग्जांपल में 20 थी, तो 20 इंटू में 10, जितना भी हमारा जो है वो गेन आ रहा है, जो भी मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, तो बस वो 20 इंटू 10 200 जो रुपये जो है वो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल, और जो है वो अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो हो क्या रहा है, देखो हमने जो है वो बाय बैंक, इसको ना मैंने जो सिर्फ यही वाली कैलकुलेशन जो है वो समझाता हूँ। ठीक है, सिर्फ यही वाली कैलकुलेशन जो है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। प्रोसेस अकाउंट के अंदर मान के चलो जो है वो हमने जो है वो बैंक के अंदर डाला, कितनी यूनिट्स थी हमारी, 20 यूनिट्स थी, है ना, क्योंकि हमने सोल्ड जो है वो इमीडिएट बेसिस पर 20 कर दी थी। एंड हमारा मान के चलो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो, कॉस्ट पर यूनिट है, मान के चलो हमने जो है वो कितना लिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो लिया है हमने, कहाँ गया हमारा कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारा है 40। ठीक है, सेल प्राइस है हमारा 50। इस केस में हमारा जो है वो गेन निकल गया था 10 का, 10 यूनिट का। ये हो गए यूनिट्स, ये हो गया अमाउंट, ऐसे ही यहाँ पर ये यूनिट्स हो गया एंड ये हो गया हमारे पास में अमाउंट। तो हमने 20 यूनिट्स तो ऐसे यहाँ लिख दी, एंड 20 यूनिट्स का हम सेल प्राइस यहाँ लिख देंगे। तो 20 इंटू में सेल प्राइस कितना था, 50, तो हो गया था हमारे पास 1000। ठीक है, एंड हमने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ऑन सेल जो है वो कितना लिखा, इन्हीं 20 यूनिट्स पर जो है वो हम क्या लिख देंगे, और यूनिट्स नहीं लिखनी, यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है ना, तो फिर हम जो है वो 20 इंटू में, और हमारा गेन कितना है 10, 200। तो 1000 में से 200 माइनस करोगे तो नेट जो भी हमारे पास पैसा आ रहा है वो 800 आ रहा है। तो देखो आप जो है वो ये देख पाओगे कि हमारा जो है वो ना कॉस्ट पर यूनिट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना सीधा जो है वो ये वाली यूनिट्स को, तब भी मेरा आंसर यही आएगा। तो 20 इंटू 40 800, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये एक तरह से, 1000 माइनस में 200, मतलब हमने पहले सेल प्राइस ले लिया, गेन ले लिया, तो ऑटोमेटिकली वो तो पता ही है कि कॉस्ट ही जो है वो आ जाएगी, नेट कॉस्ट वही करा है। तो 20 इंटू 40 800 जो है वो हमारी तरह से क्या क्या है कि नेट कमाई जो है वो नेट मतलब हमारे पास पैसा आया कितना है। ठीक है, जो है वो इमीडिएटली बेसिस पर बेचकर। सो यस, टॉकिंग अबाउट कि हमने जो है वो सेल इमीडिएटली को जो है वो हमने लिख ही दिया कि वैल्यू जो है वो करा जाएगा सेल प्राइस पर, हमने उसे वैल्यू करा है ऑन क्रेडिट साइड। एक और बात जो है वो रह जाती है, वो हमने जो है वो लिख ही दी है, समझ ही लिया कि हम जो है वो क्या लिख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं कि प्रॉफिट को जो है वो राइट कर दो, कहाँ पर लिख दो, डेबिट साइड पर जो है वो प्रॉफिट को जो है वो लिख दो, राइट द प्रॉफिट ऑन डेबिट साइड, और प्रॉफिट को जो है वो आप डेबिट साइड पर लिख दो, अच्छे से आप जो है प्रॉफिट को क्या कर दो, डेबिट साइड पर लिख दो। इसके बाद हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट कौन सा आ जाता है, हमारे पास में अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास में कौन सा आ जाता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या है वो समझो। सबसे पहले मान के चलो हम जो है वो इसका जो है वो मतलब समझते हैं। जैसे कि मैं बात बोलूं, एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है एंड तीसरा प्रोसेस है। तो एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा प्रोसेस जो है वो तीसरे प्रोसेस को जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, बट दे आर नॉट ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट, दे आर ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो किस पर जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर। कहने का मतलब है ये ट्रांसफर तो कर रहे हैं लेकिन ये प्रॉफिट जो है वो चार्ज करके जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर आपने जो है वो डिपार्टमेंटल और ब्रांच अकाउंट जो है वो पढ़े होंगे, तो वहाँ पर भी जो है वो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर जो है वो ट्रांसफर जो है वो कैसे करा जाता है, लोडिंग जो है वो ऐड करके जो है वो करा जाता है। सिमिलर जो है वो ये यहाँ पर भी होता है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर सिर्फ कॉस्ट पर जो है वो प्रोसेसेस जो है वो ट्रांसफर नहीं करते, दे आर ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दे आर ट्रांसफरिंग एट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड अगर मैं बात करूं प्रोसेस कॉस्टिंग की, तो उसके यहाँ पर जो प्रॉफिट का नाम क्या है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। यहाँ पर प्रॉफिट का नाम क्या है, यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट का नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट।
इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो जब भी हमारे पास में ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट आता है तो हमारे पास में जो है वो 3 स्टेप्स जो है वो रहते हैं। 3 स्टेप्स जो है वो क्या क्या रहते हैं, सबसे पहले बात समझो। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, प्रोसेस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम जो है वो प्रोसेस अकाउंट का जो है वो प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। देन स्टेप नंबर 2 के अंदर हम जो है वो एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स। एंड टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 3, टॉकिंग अबाउट स्टेप नंबर 3, तो हम जो है वो क्या करेंगे, वैल्यू जो है वो करेंगे। हम उसे वैल्यू करेंगे, मतलब वैल्यू करेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करेंगे, वैल्यू निकालेंगे कि जो है वो कैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाली जाती है। तो ये हमारे 3 स्टेप जो है वो रहने वाले हैं। एक एक करके जो है वो हम इन तीनों चीज़ों को समझेंगे। पहले हम प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन हम एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे, फिर हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सीखेंगे। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर हम जो प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोसेस अकाउंट के अंदर ना थोड़े से चेंजेस नजर आएंगे। नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट होता है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है वो पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट टोटल एंड पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल ऐसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं ना आपको थोड़ा सा बना देता हूँ एंड फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए साइमल्टेनियसली आगे भी बढ़ेंगे एंड आगे भी अच्छे से सीखेंगे कि क्या क्या होने वाला है इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट की प्रिपरेशन ऑफ द प्रोसेस अकाउंट का जो है वो प्रोसेस अकाउंट प्रिपरेशन। एंड सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में यहाँ पर प्रोसेस 1 अकाउंट। और मैंने आपको जैसा भी बोला कि यहाँ पर पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, एंड पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल। सो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो एक बात देखो कि यहाँ पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक, वेट अ सेकेंड, टू ओपनिंग स्टॉक, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट लेबर, टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट, यहां पर हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, ये तो हो गया हमारे पास में टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक, एंड टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, टू प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। सबसे पहले जो है वो एक काम करते हैं, अभी नीचे और भी है बट अभी पहले जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ तक ही जो है वो पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर कॉलम का ध्यान रखना कि अगर जो है वो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है तो आपको पर्टिकुलर कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल ये बनाना है, पर्टिकुलर यूनिट्स और अमाउंट मत बना देना, वो गलत हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है वो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेज वाली चीज़ें जो है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलती, यहाँ पर और ही बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ही हम जो है वो डील आउट करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन आ जाता है क्या इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर, क्या इस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर यूनिट्स का अमाउंट, यूनिट्स का जो है वो कॉलम है या नहीं है। देयर द आंसर इज़ नो। यहाँ पर जो है वो कोई भी देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर कोई भी यूनिट्स का जो है वो कॉलम नहीं है। एंड यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ जो है वो यहाँ पर जो भी आएगा, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल के अंदर अमाउंट ही आने वाला है, यूनिट्स जो है वो नहीं आने वाली हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर है कॉस्ट, यहाँ पर है प्रॉफिट, अगर मैं कॉस्ट और प्रॉफिट को जो है वो ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कॉस्ट और प्रॉफिट जो है वो लिखूंगा एंड उसका टोटल क्या आ जाएगा मेरे पास, उसका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। एक बात समझो, कभी भी आपको जो है वो ओपनिंग स्टॉक जो है वो दे रखा है तो आपको ओपनिंग स्टॉक को कहाँ पर लिखना है, टोटल वाले कॉलम में लिखना है। सबसे पहले उस ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है, तो सबसे पहले आपको जो है वो ओपनिंग स्टॉक लिखना है। उस ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे को खुद बताएगा, खुद बताएगा कि कितना प्रॉफिट है। एंड जब जब आप जो है वो टोटल में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो आप जो है वो पहुंच जाओगे कॉस्ट वाली फिगर तक, आप पहुंच जाओगे। कहने का क्या मतलब है कि ओपनिंग स्टॉक में कितना प्रॉफिट है ये हमें नहीं निकालना है,
क्वेश्चन जो है वो हमारे को क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि ओपनिंग स्टॉक के अंदर कितना प्रॉफिट है। एंड कॉस्ट जो है वो हम कैसे निकाल लेंगे, टोटल में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये निकल गया। तो सबसे पहले ये लिखना है टोटल के कॉलम में ओपनिंग स्टॉक को, देन प्रॉफिट जो क्वेश्चन बताएगा, एंड कॉस्ट तो निकल ही जाएगी। जब हम टोटल में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारी कॉस्ट निकल ही जाएगी। अब आप एक बात ना हमेशा अपने दिमाग में जो क्लियर रखना कि ओपनिंग स्टॉक की कभी भी वैल्यूएशन नहीं होती। कई अगर किसी के भी दिमाग में ये आ रहा है कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे होगी, द आंसर इज बहुत ही जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो वैलिड क्वेश्चन नहीं है। देखो क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की होती है। एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अगले साल में, अब जो है वो इस साल में क्या बन जाता है, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। वैल्यूएशन जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की करी जाती है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक तो बस क्या होता है, ब्रॉड कर दिया जाता है पिछले साल का जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके, जो है वो जो इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया वो स्टॉक होता है। कभी भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन नहीं होती, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर नाउ। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। इसके बाद मैं बात करूं तो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा बताएगा, प्रॉफिट इसमें कुछ होता नहीं है, एंड सीधा वो टोटल वाले कॉलम में जो है वो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल का। एंड इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट लेबर तो वो भी कॉस्ट में आएगा, प्रॉफिट में आएगा नहीं, प्रॉफिट कुछ होगा नहीं। एंड टोटल तो हमने डायरेक्ट लेबर का भी खर्चा बुक कर दिया, कॉस्ट ही होगी उसकी, प्रॉफिट तो कुछ होगा नहीं एलिमेंट, एंड टोटल ही आ जाएगा उसके अंदर, जो भी कॉस्ट के अंदर था पूरा पूरा टोटल के अंदर चला जाएगा। एंड जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो हम क्या कर लेंगे, इसको जो है वो टोटल कर लेंगे, एंड इसे अब क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बोलेंगे। एंड यहाँ तक हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। एंड इसमें भी अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट के अंदर तो सेम यही जो ये वाली फिगर है, सेम ये वाली फिगर जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर जो है वो आ जाएगी, यहाँ पर सेम यही वाली आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो ब्लैंक ही रहने वाले हैं। आई होप यू विल एग्री ऑन दिस ओनली। एक बात जो है वो दिमाग में क्लियर रखना, जब भी ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा, जब भी ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है हो या ना हो, डिपेंड कर जाता है हो या ना हो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्वेश्चन के अंदर हमेशा होगा। मैंने क्या बोला, जब भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आएगा तो ओपनिंग स्टॉक भले ही ऐसा हो सकता है कि ना हो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़रूर होगा ही होगा। अब इसके बाद में एक लॉजिक आप समझो, आइडियली अगर मैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं, आइडियली अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड, एंड क्लोजिंग स्टॉक का कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। आई होप यू विल एग्री ऑन दिस एंड आई होप यू विल नो दिस, ठीक है। तो हम जो है वो ओपनिंग स्टॉक को डेबिट साइड लिखते हैं, एंड क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो हम कहाँ पर लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। बट हमने ऐसा ना करते हुए कि हम जो है वो ओपनिंग स्टॉक को तो यहीं लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ ना लिखते हुए हमने जो है वो यहाँ पर माइनस करा है। क्वेश्चन आ जाता है कि हमने ऐसा क्यों करा कि यहाँ से हमने जो है क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करा है। द रीज़न इज़, देखो जब भी हम जो है वो प्रोसेस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के क्वेश्चन जो है वो करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर एक लाइन जो है वो बहुत ही क्लियरली लिखी होती है कि क्लोजिंग स्टॉक इज़ टू बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में से हम जो है वो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि हम मतलब क्या क्या लिखेंगे जो है क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। तो सबसे पहले एक बात समझो, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर सबसे पहले आप क्या लिखना, टोटल क्लोजिंग स्टॉक जो है वो टोटल वाले कॉलम के अंदर लिख देना। एंड एक दिमाग में क्लैरिटी रखना, इस क्लोजिंग स्टॉक का जो भी अमाउंट है इसके अंदर कॉस्ट भी है एंड प्रॉफिट भी है, इसके अंदर जो है वो कॉस्ट भी है एंड प्रॉफिट भी है। तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि कितना कॉस्ट है एंड कितना जो है वो हमारा प्रॉफिट है, तो उस जो टोटल है उसको हम जो है किस रेशियो में जो है वो डाल देंगे, जो भी हमारी प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की यहाँ पर जो रेशियो हो रही होगी ना, ये कॉस्ट और प्रॉफिट की जो भी रेशियो होगी उस रेशियो में हम जो है वो इस अमाउंट को जो है वो क्या कर देंगे, बाइफोरकेट जो है वो कर देंगे अमंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एंड यस, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि क्लोजिंग स्टॉक है तो वो जो है उसके अंदर प्रॉफिट का एलिमेंट नहीं होगा, नहीं, उसके अंदर प्रॉफिट का भी एलिमेंट है। सेग्रीगेशन करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस के बेसिस पर हम जो है वो क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे। अब एक बात जो है वो आप क्लैरिटी से समझो कि हमने जो है हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था, हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो के टोटल को हम प्रॉफिट एंड कॉस्ट के रेशियो में कब डिवाइड करेंगे, जब क्या लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, क्लियरली लिखा होगा
कि क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा है तो हम इसे जो है वो किसकी रेशियो में डाल देंगे, मतलब कॉस्ट और प्रॉफिट की जो रेशियो होगी उसकी रेशियो में हम क्लोजिंग स्टॉक को बाइफोर्केट कर देंगे। अब मैं आपका ध्यान जो है वो लाना चाहूँगा दो वर्ड्स पर, जो है वो लाना चाहूँगा। यहाँ क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड। तो बेसिकली यहाँ जो है वो वर्ड लिखा है प्रोड्यूस्ड, एंड यहाँ क्या वर्ड लिखा है, ट्रांसफर्ड। तो क्या होता है ना, देखो ये तो है गुड्स जो भी प्रोड्यूस हुए हैं, एंड जब हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो माइनस कर देते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो हम जब माइनस कर देते हैं, वेट अ सेकेंड, ये तो हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव नेगेटिव और ये भी नेगेटिव था। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो एक तरह से क्या हो जाता है कि मतलब बाकी बचा हुआ एक तो मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, एंड जो बैलेंस बचा हुआ था उसका मतलब क्या है कि कितना गुड्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है, कितना गुड्स जो है वो ट्रांसफर्ड हो रहा है, और उसकी प्राइम कॉस्ट क्या है वो जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, वो हम क्या करेंगे, वो हम जो है वो यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। और बाद में हम जो है वो क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, टू फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड टू फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड नहीं ट्रांसफर्ड, एंड टू प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जो है वो दे रखे होंगे। ऑब्वियसली वो जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा जो है वो कभी भी प्राइम कॉस्ट का पार्ट जो है वो नहीं बनता है, इसीलिए हमने जो है सबसे पहले जो है वो हम प्राइम कॉस्ट की फिगर तक आ गए, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी हमने ऐड नहीं करे, इसीलिए हमने जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो ऐड नहीं करे। एंड जब हम जो है वो प्राइम कॉस्ट निकाल लेते हैं उसके बाद हम जो है वो क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड अप करते हैं। ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कॉस्ट अमाउंट के अंदर ही जो है वो कॉलम के अंदर ही जो है वो फिगर आएगी, एंड प्रॉफिट जो है वो इसके अंदर कुछ नहीं होगा, एंड टोटल जो है वो वही कॉस्ट हो जाती है फैक्ट्री ओवरहेड्स की। तो हमने प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो ऐड अप कर दिए। एंड टॉकिंग अबाउट, अब जब हम जो है वो क्या करेंगे, इसको भी टोटल कर लेंगे, एंड हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड जो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली इसके बाद जो है वो जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ जो है वो प्रॉफिट वाले कॉलम में आएगा एंड टोटल वाले कॉलम में आएगा, एंड यहाँ पर तो ऑब्वियसली जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल जो है वो हो ही जाएगा। एंड यहाँ पर ये सेम का सेम अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाता है, एंड और क्रेडिट साइड में हमारे को कुछ नहीं करना होता, तो यही अमाउंट जो है वो क्या हो जाता है, प्रोसेस सेकंड अकाउंट के अंदर जो है वो चला जाता है, और यही सेम अमाउंट जो है वो कहाँ चला जाता है, प्रोसेस सेकंड अकाउंट के अंदर जो है वो चला जाता है। सो आई होप ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो अकाउंट जो है वो कैसे प्रिपेयर करा जाता है वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। एंड टॉकिंग अबाउट प्रोसेस नंबर 2 के अंदर जो है सेम स्टेप रहने वाले हैं, बस उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ना होकर क्या होगा, प्रोसेस 2 से जो है मतलब प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2 प्रोसेस 1, यहाँ पर जो है वो ओपनिंग स्टॉक की जगह क्या आ जाएगा 2 प्रोसेस 1, फिर ये सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है, एंड फिर नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर चला जाएगा एंड द सेम गोज ऑन, ठीक है, कि जब तक जो है वो फिनिश प्रोडक्ट ना बनता है या फिर जो है फाइनल जो प्रोसेस ना आ जाए तब तक तो जो है वो वहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस ही जो है वो चलता रहेगा यहाँ पर क्रेडिट साइड पर। सो इसके बाद में हमारे पास में आ जाता है एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स जो है वो समझते हैं वो कैसे निकालने हैं। सो टॉकिंग अबाउट, जब भी इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन जो है वो हमसे हमेशा 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 जो है वो पूछता है एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स के बारे में। तो हम एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझो। उसको समझने से पहले हम जो है वो क्या करते हैं, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं पहले वो लिख लेते हैं, एंड देन हम उसको जो है वो समझेंगे, राइट। तो एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स, पर्टिकुलर्स, प्रोसेस प्रॉफिट, unrealized profit in opening stock
एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके अंदर जो है वो ये अज्यूम देखो कि हमने जो है वो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तीन प्रोसेस हैं, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। एंड फाइनली हमारा जो है वो क्या बन जाता है, टॉकिंग अबाउट कि फिनिश्ड स्टॉक हो जाता है, कि फाइनली हमारा जो है वो क्या होता है, फिनिश्ड स्टॉक होता है एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे तीन प्रोसेस हो गए एंड फिनिश स्टॉक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो लिख देंगे, प्रोसेस प्रॉफिट जो है वो लिख देंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर कौन सा अमाउंट जो है वो लिखेंगे। देखो हमारा जो प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर ये वाला अमाउंट आया था और ये वाला दोनों सेम ही होगा क्योंकि कॉस्ट तो कुछ है नहीं। तो यही वाला जो अमाउंट है ना, प्रॉफिट का अमाउंट है, ये तो प्रोसेस वन का है। ऐसे ही जो है प्रोसेस बी का फिर बनाया, प्रोसेस सी जो है बनाया, सारा सारा जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्या कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक। अब ये फिगर जो है वो हमें कहाँ मिलेगी, तो ये जो सबसे पहले हमने 2 नंबर वाला कॉलम लिखा था, यहाँ पर हमने प्रॉफिट का अमाउंट लिखा था, ये क्या है, ये क्या है, ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ही है। और ये वाला अमाउंट जो है वो हम कहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर जो है वो लिख देंगे। एंड हम माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम माइनस कर देंगे। एंड अब जो है वो यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक के अंदर कौन सी फिगर जाएगी, जब हमने क्लोजिंग स्टॉक माइनस करा था तो अब हमने जो है वो प्रॉफिट का जो भी अमाउंट था वो हम जो है वो क्या करने वाले हैं, वो हम जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख देंगे, वो हम यहाँ पर जो है वो लिख देंगे। एंड इसको माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी, जो फिगर आएगी उसे क्या बोलेंगे हम, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो बोलेंगे। जब हम प्रोसेस के प्रॉफिट के अंदर अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक ऐड अप कर देते हैं एंड अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो जो फाइनल फिगर आती है उसे क्या बोला जाता है, एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी जो है वो बोला जाता है। एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स भी जो है वो क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है। सो आई होप आपको जो है वो ये बात जो है क्लियर हो गई होगी कि एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे। अब मैं आपको जो है ना एक इजी टेक्निक बताता हूँ जहाँ से आपको जो है ना, जैसे आप जो है इसको रिमेंबर जो है वो रख सकते हो। अब आप एक बात जो है वो समझ के चलो, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पर लिखते हैं एंड क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हमारा कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड आता है, राइट। अब एक बात बताओ, अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक के अंदर, अगर ओपनिंग स्टॉक के अंदर कुछ भी लोडिंग है, कुछ भी लोडिंग है, मतलब कुछ भी प्रॉफिट वगैरह का एलिमेंट है या फिर कुछ भी लोडिंग है, तो वो जो है वो कहाँ पर आता है, वो जो है वो ऐड नहीं होता, वो क्या होता है, लेस होता है। तो वो लोडिंग वगैरह जो है वो कहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पर आ जाता है, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग। अगर मैं इसको दोबारा ना कोई एक वो जो है फ्रेश पीएनएल के अंदर जो है समझाऊं, तो ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग जो है वो कहाँ पर आती है, क्रेडिट साइड पर आती है, ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग। एंड अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग की बात करूं तो वो जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस होती है। कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर आ रही है डेबिट साइड पर, तो इसीलिए जो है वो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की जो लोडिंग है वो यहाँ पर आती है लिखी हुई। एंड अगर मैं जो है वो प्रोसेस प्रॉफिट की बात करूँ तो वो तो हमारी क्रेडिट साइड को बढ़ा रहा है, तो वो यहाँ पर लिख दिया हमने प्रोसेस प्रॉफिट। सो यस, हमने प्रोसेस प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक की जो है वो लोडिंग यहाँ आ गई एंड क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग यहाँ चली गई। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना, अगर आप केयरफुली जो है वो बातों को समझोगे तो प्रोसेस प्रॉफिट के अंदर ओपनिंग स्टॉक लोडिंग का माइनस में क्लोजिंग स्टॉक लोडिंग, तो यही तो लिखा है हमने, प्रोसेस प्रॉफिट प्लस में अनरियलाइज प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक माइनस में अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। उससे हमारा जो है वो क्या निकल कर आ जाएगा, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट जो है वो उसकी फिगर जो है वो निकल कर आ जाएगी। अगर अब मैं बात करूं, मैंने आपको जो है वो जब मैंने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का टॉपिक स्टार्ट ही करा था तो मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप होते हैं। एक तो प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन, वो हमने कर लिया, एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट वो हमने कर लिया। अब हमारे पास हमें आ जाता है वैल्यूएशन जो है वो क्लोजिंग स्टॉक का कैसे करेंगे। हमने जब भी क्लोजिंग स्टॉक का जो है वैल्यूएशन किया, हमने जो है वो एक रूल पढ़ा हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वैल्यूड करा जाता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पर। एंड इसमें भी अगर मैं बात करूं तो हमारी एनआरवी तो बहुत ही कम चांसेस को, बहुत ही रेयर केसेस के अंदर दे रखी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो क्या माइनस करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है वो ओनली कॉस्ट को ही जो है वो माइनस करते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझो, हम जो है ना वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कैसे करा जाता है वो लिख लेते हैं एंड देन हम उसका जो है वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेंगे। सो वेट अ सेकेंड, हम जो है वो क्या करते हैं,
वैल्यूएशन जो है वो लिख लेते हैं कि वैल्यू जो है वो कैसे करी जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पर्टिकुलर्स क्लोजिंग स्टॉक as given in question, unrealized profits in closing stock, and yes, process A, B, C and finished stock. Process A, process B, process C and finished stock, and finished stock. सबसे पहले आ जाता है कि क्लोजिंग स्टॉक एज गिवन इन क्वेश्चन के अंदर कौन सा अमाउंट जो है वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ ना, यहाँ पर 1, ये रेड पेन से जो है वो लिखा है 1, ब्राउन पेन वाला नहीं, ब्राउन पेन वाला तो वो जो है वो ओपनिंग स्टॉक है। ये क्लोजिंग स्टॉक जो 1 से लिखा हुआ है ना, ये वाला आपको जो है वो यहाँ पर लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक एज गिवन इन द क्वेश्चन के अंदर। एंड अगर मैं बात करूं तो यही जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वही जो मैंने वो वहाँ पर 1 वाली फिगर बताई है, वही क्वेश्चन के अंदर जो है वो दे रखी होती है। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो हम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। एंड वी नो डैट कि हम जो है वो, हमें पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वो कैसे करा जाता है, कॉस्ट पर उसे वैल्यू करा जाता है। सिंस अभी जो है वो इसके अंदर टोटल अमाउंट इंक्लूडेड है, इसके अंदर कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड है, तो इसीलिए हमने जो है वो अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो भी अमाउंट होगा वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो है फिगर ये कहाँ से आएगी। तो हमारे को क्या करना है, जो हमने अभी जो है वो समझा कि यहाँ पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक जो हमने यहाँ पर भी माइनस करा था, यही सेम कॉपी पेस्ट जो है वो आपको कर देना है यहाँ पर। तो आपको जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक तो आपने अभी जो है वो समझ ही लिया था कि कैसे निकालना है, और वही जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो माइनस कर दिया था, वही यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। वो वैसे भी जो है वो वही वाली फिगर जो है वो होती है जो क्वेश्चन के अंदर जो हमने वहाँ पर लिखी थी, टोटल में से जो है वो हमारा जो प्रॉफिट वाला एलिमेंट था वही फिगर यहाँ पर है, और वही वही फिगर जो है वो एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट में गई थी। तो हमने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसमें से हमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो भी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है वो हमने माइनस कर दिया। एंड अगर मैं फाइनली बात करूं तो मेरे जो है वो प्रोसेस की कॉस्ट जो है वो निकल कर आ जाती है, एंड हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ही जो है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। जो है अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की बात करूं तो सो यस, यहाँ पर जो है वो हमारे पास में फाइनल अमाउंट जो है वो निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो है वो क्या रहने वाला है कि हम जो है वो क्या करेंगे, अभी क्लोजिंग जो WIP है उसकी जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो समझेंगे। एंड देन फिर उसके बाद में हम जब वो हम समझेंगे कि जहाँ पर ओपनिंग स्टॉक भी होगा एंड उसका ट्रीटमेंट जो है समझेंगे। उसके अंदर फर्दर जो है वो 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारे पास में वेटेड एवरेज में केस में क्या होगा, उसमें 2 मेथड आ जाते हैं। एक तो वेटेड एवरेज में क्या होगा एंड फीफो मेथड में क्या होगा। जब ओपनिंग WIP का ट्रीटमेंट हम करेंगे तो हम अपने दिमाग में क्लैरिटी जो है वो रख के करेंगे। उसकी जो है 2 स्टेम्स बन रही होंगी, 2 मेथड आ जाते हैं वहाँ पर, एक फीफो मेथड एंड एक वेटेड एवरेज। तो अभी तो हम जो है वो क्या करते हैं, अभी हम जो है वो क्लोजिंग WIP का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो समझते हैं कि क्लोजिंग WIP का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करेंगे। सो बेसिकली जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं क्लोजिंग WIP का, जो भी हम अभी सीखेंगे उसके अंदर सबसे पहले क्या करा जाता है, प्रिपेयर करा जाता है प्रोसेस अकाउंट को। तो पहले हम वो बना लेते हैं एंड देन हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारा जो भी क्लोजिंग WIP का ट्रीटमेंट, क्लोजिंग WIP ट्रीटमेंट, इसके अंदर आ जाता है प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन, प्रोसेस अकाउंट का प्रिपरेशन। एंड उसमें भी आ जाता है मेरे पास में प्रोसेस 1 अकाउंट। वो जो है वो पहले बनाना सीख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं बताता हूँ कि क्या कैसे क्या हो रहा है। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट टू मटीरियल, टू लेबर
टू ओवरहेड्स, टू अदर एक्सपेंसेस, टू एबनॉर्मल गेन, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय प्रोसेस सेकंड अकाउंट और क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट या फिर फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, बाय क्लोजिंग WIP, बाय क्लोजिंग WIP। तो अब हम इसको जो है वो समझते हैं। अब जैसे पहले पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, मटेरियल था, उसमें से कुछ जो है वो लॉस हो गया, उसमें से कुछ जो है वो हमारा जो है वो अगले प्रोसेस के अंदर या फिर फिनिश स्टॉक के अंदर चला गया, कुछ हमारा जो है वो एबनॉर्मल गेन हो गया। ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन अब जो है वो क्या है, वो है ये स्पेशल पॉइंट जो है क्लोजिंग WIP का। अब ऐसा है कि कुछ यूनिट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पाए, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पाए, वो WIP के अंदर रह गए। वो जो है वो उसको जो है वो हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। कुछ यूनिट ऐसे हैं जो कि कंप्लीट ही नहीं हो पाए, उनको जो है वो कहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर जो है वो लिखा जाएगा क्लोजिंग WIP के अंदर। क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ही हम जो है वो इन हमारे पास में क्लोजिंग WIP की यूनिट्स आ जाती हैं, जैसे ही हमारे पास में क्लोजिंग WIP की यूनिट्स जो है वो आ जाती हैं, क्वेश्चन आ जाता है इसकी वैल्यूएशन जो है वो कैसे करी जाएगी, इसकी वैल्यूएशन जो है वो कैसे करी जाएगी, वो जो है वो मेन क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाता है। हमने जो है वो क्या सीखा था कि हमारा जो एबनॉर्मल, एक तो जो है वो यहाँ पर अमाउंट आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर जो है वो यूनिट्स आएंगी, अमाउंट नहीं, गलती से बोल दिया, यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट्स, यहाँ पर यूनिट्स आएंगी। एंड अगर मैं एबनॉर्मल गेन की बात करूँ तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यहाँ पर, यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे एंड अमाउंट आ जाएगा टोटल वाला। एंड अगर मैं जो है वो क्लोजिंग स्टॉक की जो है वो यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर भी जो है वो क्या कर देंगे, कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकल जाएगा, और यहाँ पर भी जो है वो कॉस्ट पर यूनिट से जो है मल्टीप्लाई करके हमारा यहाँ पर अमाउंट जो है वो निकल जाने वाला है एबनॉर्मल लॉस के केस में भी। बट ये कब होता था, जब जो है वो हम जब क्या होता था, जब जो है वो सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो रखा होता था, जब सारी यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाती थी, तो हम टोटल कॉस्ट को जो है वो क्या कर देते थे, नॉर्मल लॉस उसमें से माइनस कर देते थे, डिवाइड कर देते नेट यूनिट से, एंड हमारा जो है वो क्या निकल जाता था, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो निकल जाता था। बट अभी तो सारी की सारी यूनिट्स जो है वो कंप्लीटेड नहीं है, कुछ जो है वो यूनिट ऐसी हैं जो कि हमारी वर्किंग प्रोग्रेस में रह गई हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि हमारी वर्क इन प्रोसेस में रह गई हैं, तो उसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, वो समझो बात को। तो कहने का मतलब है, जो हमने ये वाला फॉर्मूला जो है वो सीखा था, ये हमारा जो है वो लगता है जब सारी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गई होती हैं, एंड अगर कुछ क्लोजिंग WIP है तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो फेल हो जाता है, एंड ये वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं लगता है। आपको ये बात जो है वो दिमाग में क्लियर रखनी है कि जब भी क्लोजिंग WIP का केस होगा तो ये वाला फॉर्मूला जो है वो नहीं लगने वाला है, एंड ये वाला फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उस केस के अंदर हम जो है वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो हमारे को अभी सीखना है। तो सबसे पहले जो है समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखना है। मटेरियल का यूनिट्स अमाउंट, यहाँ पर तो जो है वो लेबर के अंदर तो यूनिट्स तो नहीं आएंगी, ओनली अमाउंट। ओवरहेड्स के अंदर ओनली अमाउंट। अदर एक्सपेंसेस के लिए ओनली अंदर अमाउंट। एबनॉर्मल गेन के अंदर जो भी यूनिट्स हैं वो, एंड नॉर्मल लॉस की यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस की यूनिट्स, एंड फिनिश स्टॉक की जो भी हैं, या फिर प्रोसेस सेकंड अकाउंट के अंदर जो भी यूनिट्स हैं, एंड क्लोजिंग WIP की जो भी यूनिट्स हैं। तो आई होप जो है वो ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब बात आ जाती है कि क्या होगा, अब अगला स्टेप वो समझते हैं। देखो, बात करूं तो ये तो पहले होता था कि हम जो है वो इसे कॉस्ट पर यूनिट पे वैल्यू कर देते थे। अब तो हम इसे कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट होगी इसमें से जो है वो कुछ जो है वो हमारी क्लोजिंग WIP पे भी लगी है। तो हमारे को जो है वो मैंने भी बताया कि कॉस्ट पर यूनिट वाला फॉर्मूला जो है वो लगता नहीं है जब क्लोजिंग WIP होता है। तो हमारे को इसकी वैल्यूएशन भी करनी है, हमारे को जो है वो एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन भी करनी है, ये वाली की जो है वो इसके अंदर क्या वैल्यू रहेगी वो की उसकी कैलकुलेशन भी करनी है, क्लोजिंग WIP का जो है वो वैल्यूएशन भी करना है। लेकिन नॉर्मल लॉस तो वो स्क्रैप वैल्यू पर ही होगा, तो वो तो अमाउंट जो है वो क्लियर ही है। तो ये चार फिगर क्या आएंगी, वो हमारा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हमारा पूरा फोकस आ गया इसके ऊपर कि हम ये चार फिगर जो है वो कैसे निकालें। इन फिगर्स को निकालने के लिए, इन चार फिगर्स को निकालने के लिए हमारे को तीन स्टेटमेंट से जो है वो
तीन स्टेटमेंट से जो है वो पास ऑन होना पड़ेगा। वो तीन स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, बात को समझो। वो तीन स्टेटमेंट जो है वो कौन सी रहने वाली है, आपको वो बात समझनी है कि कौन सी वो तीन स्टेटमेंट्स रहने वाली है। वो हम जो है वो तीन स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। थ्री स्टेटमेंट जो है वो क्या करी जाएंगी, प्रिपेयर करी जाएंगी। थ्री स्टेटमेंट्स का क्या होगा, प्रिपरेशन जो है वो होगा। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर। तो वो कौन कौन सी तीन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सबसे पहली स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देन सेकंड हम जो है वो बनाएंगे एंड सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एंड टॉकिंग अबाउट थर्ड, हमारे को जो है तीसरी स्टेटमेंट कौन सी बनानी है, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है। तो ये हम जो है वो तीन स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन करेंगे। सो सबसे पहले कौन सा बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो बनने वाला है। तो ये कैसे बनेगा, पहले तो हम इसको बना लेते हैं एंड देन उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट, यूनिट्स, आउटपुट, यूनिट्स, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास में, फ्रेश मटेरियल। आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, यूनिट्स कंप्लीटेड, क्लोजिंग WIP एंड एबनॉर्मल गेन। तो अब समझते हैं बात को। जब भी WIP आएगा क्वेश्चन के अंदर, जब भी WIP आएगा तो कौन सा वर्ड आ जाएगा, इक्विवेलेंट वर्ड जो है वो आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या क्या वर्ड आ जाएगा, इक्विवेलेंट वर्ड आ जाता है। दैट इज वाई हमने जो है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है वो बना रहे हैं। एंड हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या रहने वाला है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स की यूनिट्स पर कितना कितना खर्चा हो रहा है वो हमारे को निकालना है। सबसे पहले समझो कि यहाँ पर जो है फ्रेश मटेरियल की यूनिट्स जो है वो लिखनी है। यहाँ पर फ्रेश यूनिट्स की मटेरियल जो है वो लिखनी है। तो यहाँ पर कौन सी यूनिट्स जो है वो आ जाएंगी, ये वाली यूनिट जो भी मटेरियल के आगे ये जो यूनिट्स है ना, इसको मैं जो है वो नाम दे देता हूँ, 1 का नाम दे देता हूँ। और यही 1 जो है वो कहाँ पर लिख देना है आपको, यहाँ पर फ्रेश मटेरियल के आगे जो है वो लिख देना है। ये जो है वो 1 करके जो है वो आपको फ्रेश मटेरियल के आगे जो है वो ये वाला जो है वो 1 लिख देना है। एंड इस यूनिट्स के साथ में क्या क्या होगा वो हमारे को कहाँ पर लिखना है, आउटपुट के अंदर। तो इनपुट के अंदर हमने क्या लिखा कि प्रोसेस के अंदर इनपुट क्या हुआ, मटेरियल। एंड इस यूनिट्स के साथ में जो है वो क्या क्या हुआ वो हम जो है वो कहाँ पर लिख देंगे, आउटपुट के अंदर जो है वो लिख देंगे कि इस यूनिट्स के साथ में क्या क्या हुआ। इसके बाद जिस जिसके आगे जो है वो यूनिट्स लिखे होते हैं ना, वो सारे के सारे जो है वो कॉलम्स, वो जो सारे के सारे यहाँ पर जो है वो लिखकर उसकी जो है वो क्या लिख देनी है, हमारे को यूनिट्स जो है वो लिख देने हैं। अगर मैं बात करूं किस किस के आगे जो है वो यूनिट्स हमने लिखा था, नॉर्मल लॉस के आगे यूनिट्स लिखे थे तो यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिख दिया। अब नॉर्मल लॉस के जो है वो यूनिट्स होते हैं तो यहाँ लिख दिया। यूनिट्स कंप्लीटेड जो भी है, मतलब कि कहने का मतलब ये फिनिश स्टॉक या फिर प्रोसेस सेकंड अकाउंट वाली, ये जो है वो यहाँ पे लिख देना है। क्लोजिंग WIP के अंदर यूनिट्स हैं वो यहाँ लिख दिया है। एंड अब नॉर्मल गेन की यूनिट्स होती है तो वो यहाँ पर लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक की जो है वो यूनिट्स तो हमने यहाँ पर लिखी दी हैं फ्रेश मटीरियल के नाम से, तो वो तो जो है वो दोबारा लिखनी नहीं है। इसके अलावा लेबर, ओवरहेड एंड अदर एक्सपेंसेस का तो सिर्फ खर्चा होता है, यूनिट्स तो जो है वो कुछ होती नहीं है। बात तो आपको जो है वो वेरी वेरी क्लियर हुआ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमारा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ पर ये जो टोटल होगा एंड ये जो टोटल होगा, क्या ये दोनों जो टोटल्स हैं ये दोनों जो है वो मैच होंगे या फिर जो है वो ये दोनों टोटल जो है वो अलग अलग होंगे। द करेक्ट आंसर इज ये दोनों टोटल जो है वो मैच होंगे। एंड देयर इज नो पॉइंट कि ये वाला टोटल एंड ये वाला टोटल जो है वो मैच नहीं होगा, ये दोनों टोटल जो है वो दोनों मैच होंगे। बट इसके बाद में आप इसके लिए आपको जो है वो केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी एबनॉर्मल गेन का होगा वो जो है वो आपको माइनस करना है, क्योंकि ये जो है वो दूसरी साइड पर जो है वो अपीयर हो रहा है। एंड ये जो है वो तीनों जो है वो ये चारों जो है वो एक साइड पर अपीयर हो रहे हैं एंड एबनॉर्मल गेन दूसरी साइड पर अपीयर हो रहा है। तो हमने क्या करेंगे, ये चारों ऐड हो जाएंगे एंड ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो जो है वो ओवरहेड हो, इसके अंदर जो है वो 2 कॉलम्स का प्रिपरेशन जो है वो करा जाएगा।
हर के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आएगा, एंड यहाँ पर जो है वो इक्विवेलेंट वो कंप्लीशन आ जाएगा। तो यहाँ पर भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट, डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। तो क्या है बात, DUC जो है वो क्या है, यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। DOC क्या है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। एंड ECU क्या है, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है, क्या नॉर्मल लॉस के अंदर जो है वो हमारे को कुछ निकालना है, क्या कुछ निकालने की जरूरत है? द आंसर इज नो। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था जब मैंने नॉर्मल लॉस अभी थोड़ी देर पहले सिखा रहा था कि यहाँ पर ये तो जो है स्क्रैप वैल्यू पर ही आएगा, इसका वैल्यूएशन तो जो है स्क्रैप वैल्यू पर ही होता है, वो क्वेश्चन में दे ही रखी होती है। तो ना तो इसका जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कुछ होगा एंड ना तो इसके अंदर इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स जो है वो कुछ होने वाली है। तो यहाँ पर जो है वो डैश आ जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहने वाला है। एंड अगर मैं बात करूँ यूनिट्स कंप्लीटेड की, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन ये तो पूरे बन गए हैं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो हमेशा 100% ही रहने वाली है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो 100% ही रहने वाली है तीनों केस के अंदर। सवाल रह जाता है कि ECU का रह जाता है इसमें बस, कि इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स जो है वो क्या रहेंगी, लेकिन यूनिट्स कंप्लीटेड है तो यहाँ पर रहने, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितनी कंप्लीट है, ये 100% कंप्लीट है, तभी तो इनका नाम यूनिट्स कंप्लीटेड है। अब मैं बात करूँ क्लोजिंग WIP की, तो क्लोजिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है, ये क्वेश्चन जो है वो खुद बताएगा। एंड एक बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि 100% तो कंप्लीटेड नहीं है, बिकॉज अगर ये 100% कंप्लीट होता तो ये WIP में तो थोड़ी आता, ये कहाँ पर आ जाता, वो यूनिट्स कंप्लीटेड में आ जाता। तो ये 100% तो कंप्लीट नहीं होगा, एंड ये क्वेश्चन ही बताएगा। एंड वो जो है वो कहाँ पर लिख देंगे, हम जो है वो क्लोजिंग WIP में लिखेंगे। क्वेश्चन ये आता है अब कि मान लो क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, तो डीम्ड अजम्पशन जो है वो क्या रहती है, तो डीम्ड अजम्पशन रहती है 100% जो है वो हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन के अंदर यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 50% लिख देते हैं, एंड यहाँ पर भी हम जो है वो 50% लेकर चलते हैं। ये डीम्ड अजम्पशन है, इसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यहाँ पर 100%, 50% क्यों, ये डीम्ड अज्यूम्ड है। अब बात रह जाती है एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस की, ठीक है, क्योंकि अभी हम तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो निकाल रहे हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन लिख रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी ये दो चीज़ें रह गई हैं, बिकॉज एक बार डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ गया, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स तो बहुत ईजी है। तो एबनॉर्मल गेन जो है वो हमेशा 100% जो है वो क्या होती है, कंप्लीटेड होती है। ये 100% हमेशा कंप्लीट होती है एबनॉर्मल गेन। एंड अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल लॉस की, तो एबनॉर्मल लॉस के अंदर तो क्वेश्चन कुछ भी बोल सकता है, 50-60-40, 50-30-40 कुछ भी कह सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमेशा हमें अज्यूम करना है यहाँ पर 100% एंड 100% जो है वो अज्यूम करके चलना है। एबनॉर्मल लॉस के जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन को 100% अज्यूम करके चलना है। अब हमारा जो है वो हमने क्या कर लिया, हमारा जो है वो DOC तो आ गया निकल के, है ना। अब DOC जो है वो लिख लिया एक बार हमने, तो हमारे को जो है वो ECU निकालना बहुत इजी है। ECU जो है वो कैसे निकाला जाएगा, यूनिट्स को अगर हम जो है वो ये जो यूनिट्स हैं इसी अगर हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ECU जो है वो निकल कर आ जाएगा। हमारा ECU जो है वो निकल कर आ जाएगा कैसे, अगर हम यूनिट्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे DOC से, तो हमारा जो है वो ECU जो है वो निकल कर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हम जो है वो क्या करेंगे, वेट अ सेकेंड, हम जो है वो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। एंड इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास में टोटल मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा हुआ वो आ जाएगा, ऐसे ही लेबर का, ऐसे ही ओवरहेड्स का। ये कैसे आएगा, ये वाला अमाउंट अगर मैं इन यूनिट्स को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये, ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा। एंड उसका मैं जो है वो क्या कर दूंगा, टोटल जो है वो कर दूंगा। तो मेरा टोटल खर्चा जो है वो कितना हुआ मटेरियल पर, टोटल खर्चा कितना हुआ लेबर पर, एंड टोटल खर्चा कितना हुआ मेरा ओवरहेड्स पर, वो जो है वो मेरा निकल कर आ जाएगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हियर। हमारे पास में अगली स्टेटमेंट कौन सी आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आ जाती है। एंड जितने भी खर्चे थे हम जो है वो अज्यूम करेंगे कि हमारे 3 खर्चे हैं। कौन से वो 3 खर्चे हैं, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा एंड ओवरहेड्स का खर्चा। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्या है उसका मतलब, क्या क्या करना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट।
सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, ECU, कॉस्ट पर ECU, राइट ओनली। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास में आ जाता है मटेरियल, द सेकंड वन इज लेबर एंड द थर्ड वन इज ओवरहेड्स। तो जितने भी खर्चे थे हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे तीन खर्चे हैं, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा एंड ओवरहेड्स का खर्चा। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कॉस्ट। कॉस्ट में क्या लिखेंगे? तो कॉस्ट में मैं बताना चाहूँगा हम क्या करेंगे, जो भी प्रोसेस अकाउंट है ना, प्रोसेस अकाउंट से हम इनकी कॉस्ट उठाकर जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे कॉस्ट वाले कॉलम में। एंड मटेरियल के सामने हम मटेरियल की कॉस्ट लिख देंगे, लेबर के सामने लेबर की कॉस्ट एंड ओवरहेड्स के सामने हम ओवरहेड्स की कॉस्ट जो है वो लिख देंगे। बट यहाँ पर आपको जो है ना एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है। वो कौन सी चीज़ है? देखो, जब भी हम मटेरियल का जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते थे, आई होप आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको सिखाया कि हम जो है वो स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू जो है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे। उससे क्या होता था, मटेरियल की जो नेट कॉस्ट है वो कम हो जाती थी। तो सेम जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, हमारी नेट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, जो भी हमारे को स्क्रैप से जो है वो पैसा जो है वो मिलेगा नॉर्मल लॉस के स्क्रैप से। तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस स्क्रैप। यहाँ पर नॉर्मल लॉस स्क्रैप जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट निकालने के लिए। और हमारी नेट कॉस्ट जो है वो क्या होगी, माइनस में नॉर्मल लॉस स्क्रैप। एंड यहाँ पर तो सेम ही रहेगा। एंड टॉकिंग अबाउट हमारे पास में ये जो है वो ECU का टोटल जो है वो तीनों का आया, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का आया कि नहीं आया? ये ECU का ही तो टोटल है, इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स का ही तो टोटल है ये। तो ये ही जो है वो हम क्या कर देंगे, यही हम जो है वो यहाँ लिख देंगे एक्सपेक्टेड कंप्लीटेड यूनिट्स को। एंड कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड कंप्लीटेड यूनिट्स जो है वो हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारी ऐसे प्रिपेयर हो जाएगी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। एंड इनका मैं जो है वो नाम रख रहा हूँ ABC, एंड इसका जो टोटल होगा, इसका जो टोटल है मैंने उसका क्या नाम रख दिया, D जो है वो रख दिया। अब हमारे को एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन जो है वो बनानी पड़ेगी। तो अब हम जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर क्या बनाएंगे, मतलब क्या पर्पस रहने वाला है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन का। तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए थे कि हमारे को जो है वो ये वाली फिगर नहीं मिल रही थी, एबनॉर्मल लॉस की जो है वो फिनिश स्टॉक की वैल्यू किस पर करी जाएगी, एंड अगर मैं बात करूँ क्लोजिंग WIP की को किस वैल्यू पर लिखा जाएगा, एंड एबनॉर्मल गेन को हम जो है वो किस वैल्यू पर जो है वो लिखेंगे, वो हमारे को चाहिए। तो अब हम उसके लिए जो है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन जो है वो बनाते हैं एंड अमाउंट जो है वो निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जो है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर किसकी वैल्यू जो है वो निकालते हैं, हम जो है वो सबसे पहले पता है किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम जो है वो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर हम जो है वो किसकी वैल्यू निकालते हैं। एक बात जो है देखो, हमारा सबसे पहले हमने जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना लिया, द आंसर इज यस। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना ली, द आंसर इज यस। इसीलिए अब हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट कौन सी प्रिपेयर कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ये मैंने आपको बताया ही था। सो अब हम जो है वो वैल्यू ऑफ फिनिश गुड जो है सबसे पहले क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी फिनिश गुड तो है जो कि 100% जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी अनकम्प्लीटेड पार्ट तो है नहीं। तो सबसे पहले इसी का वैल्यूएशन जो है वो कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन में। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो वैल्यू जो है वो फिनिश गुड्स की कैसे निकाली जाएगी, वो चीज़ें को समझते हैं। तो हम जो है वो इसके अंदर कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स की। तो अगर हम कंप्लीटेड यूनिट्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे D से, तो हमारी वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में D जो है वो अभी हमने निकाला, ये D जो है वो क्या है, टोटल है। D जो है वो क्या है हमारे पास में, ये सारे चीज़ों का मटीरियल प्लस में लेबर प्लस में ओवरहेड्स, तीनों का जो टोटल यहाँ पर आ रहा है वो जो है वो ले लेंगे। D तो वो हो गया। अब कंप्लीटेड यूनिट्स के अंदर एक बात समझो, जो यूनिट्स कंप्लीटेड है वो तो 100% ही है हर जगह, और वो सेम ही है हर जगह। तो यूनिट जो भी कंप्लीटेड यूनिट्स हैं हम जो है वो उसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरी जो है वो वैल्यू निकल कर आ जाएगी फिनिश गुड्स की। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ये जो फिनिश गुड्स की जो है वो यूनिट्स हैं, इसके ऊपर मटेरियल का खर्चा भी लगा है, लेबर का खर्चा भी लगा है एंड ओवरहेड्स का खर्चा भी लगा है। एंड इसे हम जो है वो क्या कर देंगे, D से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो है वो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP की वैल्यू जो है वो कैसे निकालेंगे। तो वो समझ लेते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP की वैल्यू जो है वो हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स हैं उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर ECU से, एंड मटेरियल,
लेबर एंड ओवरहेड्स क्वेश्चन आ जाता है कि हम ECU जो है वो कहाँ से लेकर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है इसके अंदर। तो कहाँ से लेंगे हम, जो है वो क्या करेंगे, ये देखो हम किसका जो है वो वैल्यूएशन कर रहे हैं, क्लोजिंग WIP की। तो क्लोजिंग WIP के सामने जो है वो मटेरियल के सामने क्या है, हमने यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमने ये निकाला था ECU। तो ये वाला एंड ये वाला, तो ये वाला जो है वो ये सारे के सारे ECU जो हैं, ये तीनों ECU जो है वो हम ले लेंगे। हम ये तीनों ECU जो है वो यहाँ पर लिख लेंगे। हम क्या करा, हमने तीनों ECU जो है वो हमने लिख लिए एंड हम उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। A, B और C से जो है वो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। A, B और C से मल्टीप्लाई करके फिर जो टोटल आएगी वो हो जाएगी हमारे पास में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP। अगर मैं बात करूं कि एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन का तो सेम जो है वो जैसे हमने फिनिश्ड गुड्स का निकाला है, सेम जो है वो उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी 100% कंप्लीट होता है। इसके अंदर भी जो भी यूनिट्स होंगी उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा D पर, और ये भी 100% होता है तीनों के अंदर। आई होप आपको याद होगा कि अभी मैंने आपको बताया हुआ है एबनॉर्मल लॉस का जो है वो ट्रीटमेंट जो है सेम ही, एबनॉर्मल गेन का सॉरी एबनॉर्मल गेन ही मैंने लिखा है, एबनॉर्मल गेन का 100%, और ये भी जो है तीनों में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हम जो है वो सीधा D से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड कंप्लीटेड यूनिट्स को जो है हम क्या करेंगे, D से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड अगर मैं एबनॉर्मल लॉस की बात करूँ, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं देता तो उसके अंदर भी हमें पता ही है कि हम क्या लेते हैं एबनॉर्मल लॉस के अंदर 100%, तो सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे ये हो रहा है, तो उस केस के अंदर भी वैसे ही हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस के अंदर। बट अगर क्वेश्चन के अंदर जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो दे रखी है एबनॉर्मल लॉस की, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जैसे हमने क्लोजिंग WIP की वैल्यूएशन जो है वो करी है, वैसे ही हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यूएशन जो है वो करेंगे। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। एंड जैसे ही हमारी जो है वो ये वैल्यूज जो है वो निकल कर आएंगी, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाए थे वो हम फिलअप कर देंगे एंड हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, टैली। ये जो प्रोसेस अकाउंट था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क थी ना 4 जगह, तो ये चारों जगह चारों फिगर जो है वो हमारी निकल कर आ जाएंगी एंड हमारा प्रोसेस अकाउंट जो है वो डेफिनेटली जो है वो क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल हेयर। बट हो सकता है कि कभी जो है वो कुछ केस में जो है वो मैच ना हो। वो किस वजह से होगा, डेसिमल की वजह से जो है वो कुछ मैच ना हो रहा हो, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो जो है वो आपकी डेसिमल वगैरह में आती है ज़्यादातर, तो वो उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आपका ऐसे डेसिमल की वजह से जो है वो मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में आपके कोई भी मार्क्स कटने वाली बात नहीं है। एंड डू नॉट आप पैनिक मत होना कि आपका जो हम मार्क्स कट देंगे, कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला। अगर आपके कुछ डेसिमल्स में जो है वो या फिर कुछ रुपये के अंदर जो है वो डिफरेंस आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन भी जो है खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोजिंग WIP का जो हमने वैल्यूएशन करने के बाद में अब हमारे पास में क्या आ जाता है कि ओपनिंग WIP का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करा जाएगा। अब हम जो है वो सीखेंगे कि ओपनिंग WIP का ट्रीटमेंट जो है वो कैसे करा जाएगा फीफो मेथड के केस में। तो ओपनिंग WIP का ट्रीटमेंट जो है वो क्या रहता है, वो अब हम सीखने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग WIP ट्रीटमेंट एंड फीफो मेथड, राइट। अब आप ना एक बात जो है वो क्लैरिटी से समझो कि सबसे पहले कि ओपनिंग WIP का मीनिंग क्या होता है। पहले तो वो समझो कि ओपनिंग WIP का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्रोसेस वन अकाउंट जो है वो बनता है ना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है। बस यहाँ पर एडिशनली क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग WIP जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर एडिशनली क्या आ जाएगा, टू ओपनिंग WIP आ जाएगा। बाकी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, अदर एक्सपेंसेस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस, प्रोसेस सेकंड अकाउंट और फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट और क्लोजिंग WIP, सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है, सब कुछ जो है वो सेम रहने वाला है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक बात समझना, जब भी क्वेश्चन जो है वो हमारे को ओपनिंग WIP बताएगा, तो हम जो है वो क्या करेंगे, तो टू ओपनिंग WIP लिखेंगे एंड उसका यूनिट्स एंड अमाउंट जो है वो क्वेश्चन खुद ही बताएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो फीफो मेथड है ओपनिंग WIP ट्रीटमेंट के अंदर, फीफो मेथड जो है वो कब लगाएंगे, व्हेन इट इज टू बी अप्लाइड, कब हम इस मेथड को जो है वो अप्लाइड करते हैं। मेन क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि कब हम इसको अप्लाइड करते हैं। तो आंसर इसका ये है, जब डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो ओपनिंग WIP का दे रखा होगा, तो ही ओनली इन दैट केस ओनली हम जो है वो ये फीफो मेथड लगाएंगे। तो अगर जो है हमारे पास में डिग्री ऑफ कंप्लीशन, अगर हमारे पास में डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP दे रखा है, ऑफ ओपनिंग WIP इज गिवन, तो उसमें जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में बात क्या ध्यान में रखने वाली है कि आपके जो भी यूनिट्स जो भी कंप्लीटेड वाले हैं,
जो भी हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड हैं उसके हमें क्या करने हैं, 2 पार्ट्स जो है वो कर लेने हैं। जो भी हमारे यूनिट्स कंप्लीटेड होंगे हम क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट्स में जो है वो डाल देंगे। क्वेश्चन आ जाता है वो कौन से 2 पार्ट हैं, तो हम जो है वो 2 पार्ट कौन से करेंगे, ओपनिंग WIP यूनिट्स एंड करंट प्रोडक्शन यूनिट्स, करंट प्रोडक्शन यूनिट एंड ओपनिंग WIP यूनिट्स। इस ये ऐसे करके हमारे को क्या करना है, इसके 2 पार्ट जो है वो कर लेने हैं, ओपनिंग WIP यूनिट्स एंड करंट प्रोडक्शन यूनिट, ऐसे करके 2 पार्ट्स कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझाता हूँ। देखो बात आप जो है वो समझो कि जैसे अगर मान लो हमारे पास में ओपनिंग WIP के अंदर, वेट अ सेकेंड, विजिबल, हाँ ये ओपनिंग WIP जो है वो हमारे पास में 1000 था। अज्यूम करके चलो कंप्लीटेड यूनिट से हमारे पास 8000, क्लोजिंग WIP था 2000 का। एंड मैं बात करूं करंट प्रोडक्शन की, तो करंट प्रोडक्शन जो है वो कितना था, 9000 का, ताकि ये दोनों जो है टैली हो गया। अब हमारे को फीफो मेथड जो है वो ये कहता है कि ये जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं 8000 के, इसके अंदर ये जो ओपनिंग वाला 1000 है ये ज़रूर है, ये ज़रूरी जो है वो 8000 जो है वो करंट प्रोडक्शन वाली यूनिट्स नहीं है। इसके अंदर जो 8000 के अंदर, इसके अंदर 1000 तो ये वाला है एंड बाकी 7000 जो है वो करंट प्रोडक्शन वाला है। द रीज़न इज़ सिंपल कि ये इस मेथड का नाम क्या है, फीफो, मतलब जो पहले आया वो पहले जो है वो जाएगा, तो पहले जो आया वो पहले निकलेगा। तो फिर ये वाला फर्स्ट 1000 यूनिट जो है वो सबसे पहले तो जो है वो ये इंक्लूडेड है इस 8000 के अंदर। तो हम जो है वो क्या करेंगे, ओपनिंग WIP यूनिट्स के सामने जो है वो लिख देंगे 1000 एंड करंट प्रोडक्शन के अंदर जो है वो कितना लिख देंगे 7000, बिकॉज कंप्लीटेड यूनिट्स जो है वो कितनी है 8000 की, जिसमें से 1000 जो है वो ओपनिंग WIP वाली यूनिट्स हो जाएंगी एंड बैलेंस जो है 8000 है वो कौन सी है, करंट प्रोडक्शन वाली यूनिट्स है। तो 7000 जो है वो हमने लिख दिया करंट प्रोडक्शन यूनिट्स के सामने। अब मैं बात करूं कि इसके अंदर जो है वो हम डिग्री ऑफ कंप्लीट करंट प्रोडक्शन यूनिट्स के आगे हम जो है डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हर जगह जो है हम डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो 100% जो है वो लिख देंगे, क्योंकि ये कंप्लीटेड यूनिट्स के अंदर और ये करंट जो है वो करंटली काम हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो क्या है, पूरा काम हुआ है एंड करंट प्रोडक्शन है ना, तो इस बार पूरा काम हुआ है एंड कंप्लीट यूनिट्स के अंदर भी है, तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन इसका तो क्या रहने वाला है, करंट प्रोडक्शन यूनिट्स का 100% रहने वाला है। अब मैं बात करूं ओपनिंग WIP की यूनिट्स की जो कि 1000 है, इसके ऊपर आप एक बात समझो, ये ओपनिंग WIP की यूनिट्स है, इसके मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है वो पिछले पीरियड के अंदर भी जो है वो कुछ काम हो रखा है ना, पिछले पीरियड में भी जो है वो कुछ काम तो हो रखा है इनके ऊपर। तो इसके सामने जो है वो कितना आएगा, 100 में से हम ओपनिंग WIP का मतलब ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम 100% नहीं लेंगे, हम 100 में से माइनस कर देंगे, जो ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो हम परसेंटेज माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ऐसा काम है जो इस साल नहीं हुआ, पिछले साल हुआ था, तो इसीलिए हम 100 में से ओपनिंग जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो माइनस कर देंगे। आपको ये बात सुनते हुए भी बहुत लॉजिकल लग रहा होगा। अगर क्वेश्चन जो है वो हमारे को ये कह रहा है कि मटेरियल के ऊपर ऑलरेडी जो है 70% खर्चा लग रखा है, तो इस साल कितना लगेगा, 30% लगेगा, तो वो 30% ही लेना है डिग्री ऑफ कंप्लीशन के लिए ओपनिंग WIP यूनिट्स का करंट ईयर के अंदर, करंट पीरियड के अंदर, क्योंकि उसके ऊपर 30% का ही एफर्ट जो है वो लग रहा है इस साल। एंड सेम तरीके से हमने जो है वो लेबर को ट्रीट करना है एंड सेम तरीके से हमने ओवरहेड्स को जो है वो ट्रीट करना है। इसके बाद हमारे पास में आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो ऐसे हमने अभी पहले बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले सेम जो है वो वैसे ही रहता है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर नहीं रहता है। इवन तो अगर हम ओपनिंग WIP का ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग WIP दे रखा है, तब भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं रहता है। अब मैं बात बताऊं आपको, तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर जहां पर हम जो है वो ये 8000 यूनिट्स का जो है वो वैल्यूएशन जो है वो करेंगे कंप्लीटेड यूनिट्स का, वहां पर जो है वो थोड़ा सा चेंज जो है वो रहने वाला है स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन के अंदर। वेट अ सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, तो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, तो इसकी वैल्यू करने में एक बात समझो, हमारे को वैल्यू जो है वो किसकी निकालनी है, हमारे को 8000 यूनिट्स की जो है वो वैल्यू निकालनी है। इसके जो है वो फर्दर 2 चीज़ों में बाइफोकेशन हो गया हमारा। एक तो हमारे पास में ओपनिंग WIP की यूनिट्स जो है वो कितनी दे रखी है, 1000, एंड अगर मैं बात करूं करंट प्रोडक्शन की यूनिट्स कितनी हैं,
एज पर फीफो हमारे यहाँ 7000 हो जाती है, क्योंकि 8000 है तो 1000 अगर ओपनिंग डब्ल्यू वाली थी तो करंट प्रोडक्शन कितनी है थी 7000। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई दिया, यही वाला जो अभी एग्जांपल लिया था वही ले रखा है मैंने। तो इसके अंदर मैं बात करूं तो करंट प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए तो कोई वो जो है वो दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि ये स्टार्ट भी जो है वो इस पीरियड के अंदर हुई है, स्टार्ट भी इस पीरियड में, स्टार्ट भी इस पीरियड में, एंड भी इस पीरियड में, एंड भी इस पीरियड में, स्टार्ट भी इस पीरियड में एंड भी इस पीरियड में। तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, डी से। डी आई होप आपको याद होगा, डी क्या था, वो टोटल था, तो इसीलिए हमने जो है 7000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड इसके अंदर मैं बात बताऊं तो इसके अंदर क्या है, कुछ कॉस्ट ऐसी है जो भी इंकर्ड हो गई है प्रीवियस पीरियड के अंदर, और इसमें कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कि इंकर्ड हो रही है करंट पीरियड के अंदर, है ना, जो कि मैंने आपको बेस बनाया ही था इसको समझाने का। तो इसमें से कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कि इंकर्ड हुई थी प्रीवियस पीरियड के अंदर, एंड कुछ कॉस्ट ऐसी है जो कि करंट पीरियड के अंदर इंकर्ड हुई है। क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर कॉस्ट इंकर्ड इन द प्रीवियस पीरियड के अंदर कौन सी कॉस्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं टू ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के आगे जो यूनिट्स और अमाउंट जो क्वेश्चन में ही दे रखी होती है, तो वो ही सीधा जो है वो हम वहाँ से प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट साइड पर लिख रखी होगी वहीं से जो है वो लिख देंगे। प्रोसेस अकाउंट के अंदर जो भी डेबिट साइड पर दे रखी है सीधा सीधा वही लिख देंगे, कॉस्ट जो भी इंकर्ड हुई है प्रीवियस पीरियड के अंदर तो वो लिख देंगे। एंड अगर मैं बात करूं कॉस्ट जो भी इंकर्ड है करंट पीरियड के अंदर, उसका कैसे वैल्यूएशन जो है वो करेंगे, इसके अंदर होगा मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ECU को मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से, मतलब हाँ ठीक है, ECU को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, कॉस्ट पर ECU से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ECU कौन सा होगा, जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो बैलेंस पोर्शन वाला होगा 100 माइनस में ओपनिंग DOC वाला, अगर 30% ही जो है वो इस पीरियड के अंदर जो काम हुआ है तो 30% ही लेंगे, ECU जो है वो 30% ही लेंगे। एंड कॉस्ट पर ECU जो है वो हमने निकाला ही हुआ है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग एंड ओवरहेड्स का अलग, एंड उसका टोटल कर देंगे। तो हमारे पास में कॉस्ट जो भी इंकर्ड हुई है करंट पीरियड के अंदर ओपनिंग WIP की यूनिट्स के ऊपर, वो हमारी जो है वो निकल कर आ जाएगी। एंड अब मैं बात करूं, ये जो तीन जो है वो कॉस्ट निकल कर आएंगी, एक तो यहाँ पर कॉस्ट जो भी इंकर्ड हुई थी प्रीवियस पीरियड के अंदर, करंट पीरियड के अंदर एंड करंट प्रोडक्शन के ऊपर, तो हमारे पास में तीन कॉस्ट निकल कर आएंगी। दिमाग से एक क्लैरिटी जो है, दिमाग में एक क्लैरिटी जरूर रखना कि हमारे पास में तीन जो है वो कॉस्ट जो है वो निकल कर आएंगी, एंड उन तीनों कॉस्ट को जो है हमने क्या कर देना है, ऐड ऑन जो है वो कर देना है। तीनों कॉस्ट को जो है वो हमने क्या कर देना है, ऐड ऑन कर देना है। एंड वो जो है हमारे पास में कितनी यूनिट्स की वैल्यू निकल कर आएगी, 8000 यूनिट्स की जो है वो वैल्यू जो है वो निकल कर आएगी। अब हमारे पास में लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा रह जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग WIP। अगर हमारे पास में वेटेड एवरेज जो है वो, वेटेड एवरेज मेथड के केस में कैसे निकालेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ ओपनिंग WIP वेटेड एवरेज। तो इसके अंदर एक बात आप जो क्लैरिटी से जो समझ के चलना कि हमारा प्रोसेस अकाउंट तो सेम ही रहता है, लेकिन आप एक बात बताओ, फीफो मेथड जो कब अप्लाई होता है, जब हमारे पास में डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो ओपनिंग WIP का दे रखा होगा, तब जाकर हमारे पास में जो है फीफो मेथड जो है वो लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब वेटेड एवरेज जो है वो कब लगता है वो समझो। तो ये मेथड जो है वो तब लगेगा अगर हमारे को बाइफोर्केशन जो है वो दे रखा है ऑफ द अमाउंट ऑफ ओपनिंग WIP, तब जाके ये मेथड लगेगा। सो इफ द बाइफोर्केशन of the amount of opening WIP is given, ओपनिंग WIP का जो है वो बाइफोकेशन अमाउंट का दे रखा है, ओनली देन हम जो है वो, ओनली देन एंड देन ओनली हम जो है वो ये वेटेड एवरेज मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। फीफो मेथड की बात करूं तो मेरे को ये चाहिए कि मटेरियल का परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ, लेबर का कितना हुआ एंड जो है वो ओवरहेड्स का कितना हुआ। बट अगर मैं वेटेड एवरेज मेथड की बात करूं तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे अमाउंट चाहिए कि मटेरियल पर कितना अमाउंट लगा है, लेबर के पर कितना अमाउंट लगा है एंड ओवरहेड्स पर जो है वो कितना अमाउंट लगा है। तो हमारे को क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, तब जाकर हम जो है वो ये वाला मेथड जो है वो लगाते हैं। वेटेड एवरेज का जो है वो सिंपल रूल होता है। अगर मैं बात करूं, हमारे को फीफो मेथड क्या कहता था कि हमने जो है वो देखा ही था कि हमारे पास में जो 1000 और 8000 वाला एग्जांपल आपको याद है, ये वाला 1000 ये कहता था जो 8000 यूनिट जो कंप्लीट हुई है इसके अंदर 1000 तो ओपनिंग वाली है, लेकिन 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 ये वाला मेथड जो है वो क्या कहता है, वेटेड एवरेज मेथड, वो बात को समझो आप। ये कहता है कि टोटल जो है वो हमारे पास में 10,000 थे, जिसमें से 8,000 जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए एंड बैलेंस जो है वो हमारे पास में बच गए 2,000 रुपये।
2000 यूनिट जो है वो बच गई। सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले बात आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो है वो कोई भी चेंज जो है वो नहीं रहने वाला है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं रहने वाला है। इसके बाद में हमारे पास में जो भी हमने यूनिट्स कंप्लीटेड थे, अभी फीफो मेथड के अंदर हमने क्या करा था, ओपनिंग WIP का अलग, फिर जो है वो करंट प्रोडक्शन वाले का अलग, बट ऐसा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी हमारे पास में 8000 यूनिट है उसके सामने जो है वो 100% जो है वो डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो कंसीडर करके, क्योंकि 100% या वेटेड एवरेज तो है ही है, 100% ही माना जाएगा कि 10,000 में से वो जो है वो 8000 निकल गए और 2000 जो है हमारे पास में अभी भी जो है वो क्लोजिंग WIP है, जो भी अभी कंप्लीटेड नहीं हुए हैं यूनिट्स, तो उसको जो है वो 100% ही जो है वो हमने यूनिट्स कंप्लीटेड है उनको तो 100% ही उसके ऊपर डिग्री ऑफ कंप्लीशन है। यहाँ पर फर्दर बाइफोकेशन नहीं किया जाएगा वेटेड एवरेज मेथड के अंदर। रीज़न बिकॉज जो वेटेड एवरेज है वो डिस्टिंग्विश करता ही नहीं है। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। जो वेटेड एवरेज मेथड है उसके अंदर जो चेंजेस रहने वाले हैं वो कहाँ पर रहने वाले हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर रहने वाले हैं। आइए समझते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर कहाँ पर जो है वो क्या रहने वाले हैं, चेंजेस जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी जो है वो चेंज होगी। यहाँ पर जो है क्या बनाया जाएगा, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, बट यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट इन प्रीवियस पीरियड, कॉस्ट इन करंट पीरियड, जॉइंट कॉस्ट, ECU एंड टोटल कॉस्ट अपॉन में ECU। और यहाँ पर 3 सीरियल नंबर आ गए, 1, 2 एंड 3। मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाता है एंड ओवरहेड्स जो है वो निकलकर जो है वो मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स जो है वो लिखकर, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कॉलम जो है देख रहे होंगे आप जो है वो डिफरेंस हो रहे हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर ये कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो है वो है। एंड यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कॉस्ट इन प्रीवियस पीरियड के अंदर कौन सा अमाउंट आएगा, जो कि मैंने बताया हुआ है कि बाइफोकेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है अमाउंट ऑफ WIP, वो ही सीधा अमाउंट जो है वो यहाँ पर हमारे को लिख देना है। इसमें हम ऐड कर देंगे कॉस्ट इन करंट पीरियड, और ये कहाँ से आने वाला है, ये प्रोसेस अकाउंट से जो है वो निकल कर आ जाएगा कॉस्ट इन करंट पीरियड का अमाउंट। एंड आपको एक बात जो है वो याद रखनी है, मटेरियल के अंदर आपको नॉर्मल लॉस हमेशा जो है वो माइनस करना ही है, ये बार बार बताने की बात नहीं है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी जॉइंट कॉस्ट, उसे अगर हम ECU से डिवाइड कर देंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट पर ECU जो है वो निकल कर आ जाएगी A, B, C एंड D। अब मैं बात करूं स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन की, तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन है इसके अंदर भी कोई भी चेंज नहीं रहने वाला है। जैसा हमने नॉर्मल क्लोजिंग WIP की तरह करा था, मैं ओपनिंग वो जो है वो फीफो मेथड वगैरह नहीं कह रहा था, हमने क्लोजिंग WIP करा था ये अज्यूम करके कि कुछ नहीं है, तो वैसे ही सेम तरीके से जो है वो कोई भी चेंज नहीं रहने वाला, वैसे ही जो है वो करा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।